शिवशेंग ने यांग शेंग को चेतावनी दी कि तुम फेंग शुओ फेंग शहर के थोंग परिवार का बेटा है, इसलिए समझदारी इसी में है कि वो यहीं रुक जाए। लेकिन यांग शेंग का क्रोध अब किसी चेतावनी से शांत होने वाला नहीं था। उसने कहा कि एक मरे हुए आदमी की वजह से उनकी हिम्मत कैसे हुई उससे और उसके लोगों से टकराने की। जिसने उसके भाइयों की जान ली है उसे उसके साथियों की मौत का भी हिसाब देना होगा। खून का बदला सिर्फ खून से ही चुकाया जाएगा। तभी हुआरगे घबराकर अपने भाई को पुकार उठी और शिवशेंग भी हुआहू का नाम लेकर चिल्लाया। उसी क्षण यांग शेंग ने अपने हाथों पर खून महसूस किया और स्तब्ध होकर पूछा कि यह खून है। हुआरगे घबराकर चारों ओर देखने लगी। कॉम्पती आवाज में उसने मिस्टर चांग को पुकारा और बार बार पूछने लगी कि ये कौन है, आखिर कौन है जिसने इतना घिनौना काम किया है। आंसुओं के बीच उसने खुद को संभालते हुए कहा कि रो मत, चांग परिवार के लोगों ने कह दिया था कि उसे अब दवा की भी जरूरत नहीं है। चांग, मिस्टर चांग। ये सुनकर यांग शेंग के मुंह से हैरानी में सिर्फ एक शब्द निकला, क्या। उसी समय सांबो सामने आया। उसने शांत स्वर में कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो मिस्टर येहू से फिर मिलेगा, और वो भी ऐसे हालात में। यांग शेंग ने पूछा कि वो कौन है। सांबो ने यांग शेंग के शरीर को महसूस करते हुए कहा कि यह पहाड़ी लड़का भले ही अंधा हो, लेकिन उसका पूरा शरीर शुद्ध ऊर्जा से भरा हुआ है, जो उसकी अद्भुत प्रतिभा का प्रमाण है। उसने अपना परिचय शुई जिंग के रूप में दिया और बताया कि उसकी मिस्टर येहू से एक बार मुलाकात हुई थी, जहां दोनों ने ज्ञान की कई बातें साझा की थी। यांग शेंग ने हैरानी से पूछा कि क्या वह सचमुच मिस्टर को जानता था। सांबो ने उत्तर दिया कि भले ही मिस्टर येहू दूसरी प्रजाति के थे, फिर भी उनका हृदय अनेक विद्वानों से कहीं अधिक दयालु था। उसने यांग शेंग से पूछा कि क्या वह उनका बदला लेना चाहता है। यांग शेंग ने दृढ़ता से कहा कि जिन्होंने मिस्टर को मारा, जिन्होंने उसके सभी साथियों को मार डाला, उनसे वह अवश्य बदला लेगा। तब सांबो ने उसे समझाया कि उसकी आंखें अंधी हैं और उसकी साधना अभी शुरुआती स्तर पर है, इसलिए इस अवस्था में वो बदला कैसे ले पाएगा। यांग शेंग ने असहाय होकर पूछा कि फिर उसे क्या करना चाहिए। सांबो ने कहा कि वो उसे अपनी कला सिखा सकता है, उसे शक्तिशाली बनना और इस कठोर दुनिया में जीना सिखा सकता है, ताकि एक दिन वो अपने बदले के योग बन सके। यांग शेंग ने पूछा कि क्या इसके बदले उसे कुछ नहीं चाहिए। सांबो ने उत्तर दिया कि बदले में उसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि थोंग परिवार के लोग पहले ही मिस्टर के खून से अपने हाथ रंग चुके हैं और वही उसके हृदय में भी एक कांटे की तरह चुभ रहा है। वही उसका प्रतिफल होगा। यांग शेंग ने कहा कि मिस्टर ने हमेशा सिखाया था कि पढ़ाई के लिए फीस देनी पड़ती है और बदला लेने की भी एक कीमत होती है। सांबो ने समझाया कि यह कोई फीस नहीं, बल्कि एक याद दिलाने वाली बात है। जब तक इंसान जीवित रहता है तभी वो दूसरों से बात करने और अपने उद्देश्य पूरे करने के योग्य होता है। इस बात को जीवन भर याद रखना होगा। यांग शेंग ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा कि वह सब कुछ सीखेगा। यदि बदला लेने के लिए हर विद्या सीखनी पड़े तो वह उसके लिए भी तैयार है। तब सांबो ने कहा कि अब वह जो तकनीक सिखाने जा रहा है उसे अपने मन में इस तरह बसा लेना कि मृत्यु तक भी उसे कभी न भूले। आज से वह दोनों को होंगलू शान बियान की ऊर्जा तकनीक सिखाएगा। उसने बताया कि यह इस ग्रंथ की सबसे नई और सबसे बुनियादी साधना है, जिसके अनगिनत लाभ हैं। ऊर्जा को शरीर के प्रत्येक अंग में सहज रूप से प्रवाहित होना चाहिए, बिना किसी जल्दबाजी के। अपने शरीर को स्वर्ग और पृथ्वी के समान समझते हुए भीतर की ऊर्जा को चलाना होगा और उसी के माध्यम से अपनी छिपी हुई शक्तियों को जागृत करना होगा। हुआरगे ने उत्साहित होकर कहा कि उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उसने किसी अदृश्य द्वार को छू लिया हो। सांबो ने उसकी प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए कहा कि हुआहू में सचमुच असाधारण क्षमता है, लेकिन उसकी नजर तुरंत सुयुन पर गई और वह सोच में पड़ गया कि आखिर उसके साथ क्या बात है। एक दिन बीत जाने के बाद उसने सुयुन की धीमी प्रगति पर चिंता जताई और उसे बिल्कुल न हिलने को कहा, ताकि वह उसकी नसों की जांच कर सके। जैसे ही उसने उसके शरीर का निरीक्षण किया, वह आश्चर्य से भर उठा। उसने कहा कि यह तो आत्मा के प्रकट होने वाला हुआंगजोंग है। यांग शेंग ने बताया कि जब से उसकी आंखों की रोशनी चली गई, तब से आने जाने और समय का अंदाजा लगाने के लिए वो हर पल की गिनती करता रहा। धीरे धीरे उसके शरीर की ऊर्जा ने स्वयं ही ये रूप धारण कर लिया। सांबो ने उसकी विलक्षण प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए कहा कि यदि ऐसा बालक साधना करेगा तो उसे दूसरों की तुलना में दोगुनी सफलता मिलनी चाहिए, लेकिन उसके शरीर में कुछ ऐसी विचित्र बात भी है जिसे वह अभी समझ नहीं पा रहा। उसी दौरान यांग शेंग को ऐसा लगा जैसे वह किसी स्वप्न में प्रवेश कर गया हो। उसने आश्चर्य से महसूस किया कि वह देख पा रहा है, लेकिन यह कौन सी जगह है। उसके सामने एक अत्यंत विशाल और भयावह अजगर खड़ा था, जिसकी मुद्रा किसी रहस्यमयी तकनीक जैसी प्रतीत हो रही थी। अगले ही क्षण उसे एहसास हुआ कि यह होंगलू शान बियान के निचले भाग की ड्रावने अजगर की दहाड़ इवल ड्रैगन्स रॉर तकनीक है। उसने अनुभव किया कि यह तकनीक मिस्टर द्वारा सिखाई गई साधना से भी अधिक प्रभावशाली है, और यदि ऊर्जा का प्रयोग इस प्रकार किया जाए तो इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। तभी उसने घबराकर चिल्लाया, नहीं, मत करो। उसकी आवाज सुनकर हुआरगे घबरा गई और उसने पूछा कि शाओ युन, क्या वो ठीक है। यांग शेंग अचानक होश में आया और हाँफते हुए समझ गया कि वो केवल एक सपना था। तभी उसकी स्मृति में 7 वर्ष पहले तियानमेन फॉर्मेशन के ऊपर दिखाई देने वाली उस विशाल उड़ती हुई तलवार का दृश्य भराया। उसने याद किया कि उसी तलवार की चमक ने उसकी आंखों की रोशनी छीन ली थी। उसने दृढ़ निश्चय किया कि एक दिन वो अवश्य पता लगाएगा कि उस तलवार की रोशनी वास्तव में क्या थी। इसके बाद उसने सोचना शुरू किया कि होंगलू शान बियान का निचला भाग मुख्य रूप से तकनीकों के प्रयोग पर आधारित है, और जो तकनीक उसने अभी स्वप्न में देखी थी वही उसकी असली कुंजी है। अचानक वो हंस पड़ा और खुशी से बोला कि उसने अजगर की दहाड़ सीख ली है। स्वप्न में की गई साधना अब वास्तविकता बन चुकी है, और अब होंगलू शान बियान की साधना में उसके लिए नई आशा की किरण दिखाई देने लगी है। कुछ समय बाद हुआरगे ने आकर बताया कि शुई जिंग मिस्टर एक संदेश छोड़कर कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए हैं। यांग शेंग ने आश्चर्य से पूछा कि वे अचानक क्यों चले गए। हुआरगे ने वो संदेश पढ़कर सुनाया, जिसमें लिखा था कि सुयुन के शरीर में कुछ अजीब रहस्य छिपा है, लेकिन अभी तक उसका सही तरीका नहीं मिल पाया है। इसलिए वो किसी जानकार व्यक्ति से मिलकर उसके शरीर के इस रहस्य का समाधान खोजने जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो लगातार होंगलू शान बियान का अभ्यास करता रहे, क्योंकि जब वो इसकी छठी परत तक पहुंच जाएगा तब उसकी आंखों की बाधा समाप्त हो जाएगी और वो फिर से देखने लगेगा। ये सुनते ही यांग शेंग भावुक हो उठा। उसने अविश्वास से दोहराया कि छठी परत और फिर से देख पाना। हुआरगे हंसते हुए बोली कि शुई जिंग मिस्टर उनसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। ये सुनकर यांग शेंग ने दृढ़ निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे छठी परत तक अवश्य पहुंचना है। शुई जिंग मिस्टर के लौटने से पहले वो उनके विश्वास पर खरा उतरेगा और पहले से भी अधिक लगन के साथ अभ्यास करेगा। तभी हुआरगे ने अचानक देखा कि यांग शेंग की नसें और रक्त पूरी तरह सक्रिय हो चुके हैं। यांग शेंग स्वयं भी चौंक गया। हुआरगे ने उत्साहित होकर बताया कि उसकी ऊर्जा पूरी तरह जागृत हो चुकी है, और यही होंगलू शान बियान की तीसरी परत का चिन्ह है। मिस्टर ने बताया था कि जब ऊर्जा शरीर से बाहर प्रकट होने लगे तब साधक युद्ध के लिए अपनी शक्ति को एकत्रित कर सकता है। यांग शेंग ने आश्चर्य से महसूस किया कि वह इतनी जल्दी तीसरी परत तक पहुंच चुका है, और उसे शुई जिंग मिस्टर की वो बात याद आई कि छठी परत पर पहुंचते ही उसकी आंखें पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। हुआरगे ने यांग शेंग को याद दिलाया कि उनकी ऊर्जा घास और झोंसा दवा लगभग समाप्त हो चुकी है, इसलिए उन्हें भूतिया बाजार जाकर नई सामग्री खरीदनी होगी। यांग शेंग ने कहा कि मिस्टर ने बताया था कि भूतिया बाजार में मरे हुए दिग्गजों की आत्माएं रहती हैं और वहां के लोगों का स्वभाव बहुत विचित्र होता है। वहां पहुंचने पर हुआरगे ने स्वीकार किया कि वो कई बार इस जगह आ चुकी है, फिर भी यहाँ का डरावना माहौल आज भी उसके मन में भय पैदा करता है। चारों ओर अलग अलग दुकानदार अपनी वस्तुओं की आवाज लगाते हुए दिखाई दे रहे थे। एक दुकानदार इंसानी चेहरे वाले फल बेचते हुए पुकार रहा था कि सिर्फ 10 सिक्कों में एक फल मिलेगा। यांग शेंग ने आगे बढ़कर सम्मानपूर्वक कहा कि उसे 2 ऊर्जा घास और एक बोतल झोंसा दवा चाहिए। दुकानदार ने सामान देने के लिए हामी भरी, लेकिन अचानक किसी चीज को देखकर रुक गया। उसी समय हुआरगे घबराकर चिल्लाई,
उसकी नजर थोंग और उसके साथियों पर पड़ी। थोंग हाथ में एक पन्ना लिए उसका अपमान करते हुए कह रहा था कि ये घटिया पन्ना तो उनके थोंग परिवार के पास मौजूद पन्ने के सामने कुछ भी नहीं है। उसका साथी तुरंत उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला कि भूतिया बाजार जैसी जगह उनके महल के अनमोल खजानों की बराबरी कभी नहीं कर सकती। लेकिन हुआरगे की निगाहें उन लोगों पर टिक चुकी थीं। कौंपती हुई आवाज में उसने कहा कि उसे चांग, मिस्टर चांग के लोग दिखाई दे रहे हैं। यांग शेंग ने पूछा कि क्या उसे पूरा विश्वास है कि उसने सही लोगों को पहचाना है। हुआरगे ने दृढ़ता से कहा कि यदि वे लोग राख भी बन जाएं तब भी वो उन्हें पहचान लेगी। यही वे लोग हैं जिन्होंने मिस्टर यहू की हत्या की थी। उसने घबराकर यह भी बताया कि उनके साथ बहुत सारे लोग हैं। यांग शेंग ने शांत लेकिन कठोर स्वर में कहा कि मिस्टर उसके गुरु थे और वे लोमड़ियां उसके साथी थीं। ये बदला वो हर हाल में लेकर रहेगा। हुआरगे ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा कि वो वहां न जाए क्योंकि सामने बहुत सारे दुश्मन हैं और वो उनसे जीत नहीं पाएगा। लेकिन यांग शेंग ने उसे पीछे हटने और बाहर न आने का आदेश दिया। हुआरगे ने चिंता से कहा कि वो किसी मुसीबत में न पड़ जाए। उधर थोंग अपने साथियों के साथ पिछली बार उस बूढ़ी लोमड़ी को जिंदा जलाने की घटना को याद करके हंस रहा था। वो कह रहा था कि उसे बड़ा आनंद आया था और पता नहीं अगली बार ऐसा मौका कब मिलेगा। उसका साथी तुरंत बोला कि यदि थोंग भाई को फिर वैसा ही आनंद चाहिए तो वे कोई और शिकार ढूंढ लाएंगे। ये सब सुनकर यांग शेंग का क्रोध और बढ़ गया। उसने मन ही मन सोचा कि अजगर की दहाड़ तकनीक अत्यंत शक्तिशाली है लेकिन उसकी साधना अभी कमजोर है, इसलिए उसे एक ही बार में सब कुछ समाप्त करना होगा। तभी उसने महसूस किया कि सामने से आने वाली सैंस होंगलू शान बियान की ऊर्जा वाली अजगर की दहाड़ जैसी ही है। उसने चेतावनी देते हुए कहा कि सब संभल जाएं और नीचे झुक जाएं। तभी थोंग गरजकर बोला कि इस छोटे चूहे की इतनी हिम्मत कैसे हुई और अब वो अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाएं। युद्ध शुरू होते ही थोंग आश्चर्यचकित रह गया। उसने महसूस किया कि अजगर की दहाड़ तो केवल एक बुनियादी तकनीक है, फिर भी उसमें इतनी भयानक शक्ति कैसे हो सकती है। वो लगातार हमला करता हुआ यांग शेंग की जान लेने की कोशिश करता रहा लेकिन अपने साथियों पर झल्लाकर बोला कि इतने सारे लोग मिलकर भी उसे रोक नहीं पा रहे हैं। फिर उसने क्रोध में कहा कि यदि यांग शेंग उसे मारना चाहता है तो पहले अपनी मौत का सामना करे। उसने दूसरी बार अजगर की दहाड़ का प्रयोग करते हुए अजगर का कहर चलाया और यांग शेंग को मार डालने का प्रयास किया लेकिन युद्ध का परिणाम उसकी उम्मीद के विपरीत निकला। कुछ ही देर बाद थोंग जमीन पर निर्जीव पड़ा था। उसके साथी घबराकर चिल्लाने लगे कि थोंग मर गया। उनमें से एक ने भय और लालच के मिश्रण के साथ सोचा कि वह लड़का तो भाग चुका है। थोंग शुओफेंग शहर के थोंग परिवार का बड़ा बेटा था। उसने समझा था कि वह किसी शक्तिशाली व्यक्ति का साथ दे रहा है लेकिन अब वो मर चुका है। फिर उसके मन में लालच जागा कि यदि वो उस हत्यारे को स्वयं पकड़ लें तो थोंग परिवार उसे बहुत बड़ा इनाम देगा। उसने अपने साथियों को आदेश दिया कि वे लाश संभालें जबकि वो स्वयं उस अंधे लड़के के पीछे जाएगा और थोंग भाई का बदला लेकर लौटेगा। उधर हुआरगे और यांग शेंग सुरक्षित बाहर निकल आए। हुआरगे ने राहत की सांस लेते हुए कहा कि वे बच गए लेकिन उसने यांग शेंग को समझाया कि अगली बार वो इतनी भावुकता में कोई कदम न उठाए क्योंकि ये सब बहुत डरावना था। यांग शेंग ने स्वीकार किया कि वो उसकी बात समझता है लेकिन यदि इस बार मौका हाथ से निकल जाता तो अगली बार बदला लेना लगभग असंभव हो जाता क्योंकि अब उन्हें चांगगांव चलना चाहिए जहां वे मिस्टर और अपने साथियों को श्रद्धांजलि देंगे। वहां पहुंचकर यांग शेंग ने अपने गुरु और साथियों की स्मृति में सिर झुकाते हुए कहा कि उसने उन सबका बदला ले लिया है। उसने स्वीकार किया कि उन्होंने उसे जीवन का अंतिम और सबसे बड़ा सबक सिखाया है। इस दुनिया में अच्छे और बुरे का कोई वास्तविक अंतर नहीं है। केवल वही व्यक्ति अपने प्रियजनों की रक्षा कर सकता है जो स्वयं शक्तिशाली हो। तभी पीछे से एक आवाज आई जिसने उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा कि उसने बिल्कुल सही कहा है, कमजोर को ताकतवर निगल जाता है, यही प्रकृति का नियम है। यांग शेंग तुरंत सतर्क हो गया और पूछा कि क्या वो अपने साथी का बदला लेने आया है। सामने वाले ने कहा कि ये देखकर अच्छा लगा कि यांग शेंग भी होंगलू शान बियान का अभ्यास कर रहा है। ये सचमुच बहुत रोचक बात है। लेकिन उसी क्षण यांग शेंग समझ गया कि स्थिति बेहद खतरनाक है। उसने महसूस किया कि सामने वाला भी होंगलू शान बियान का साधक है और उसका स्तर उससे कहीं अधिक ऊंचा है। उसने पूछा कि वह एक विद्वान होते हुए भी बुराई का साथ क्यों दे रहा है। उस व्यक्ति ने उपहास करते हुए उत्तर दिया कि किसी बड़े परिवार के बेटे का साथ देने में भला कौन सी बुराई है। वैभव और धन की इच्छा रखना कोई अपराध नहीं, बल्कि असली मूर्ख तो वे लोग हैं जो अभावों में जीते हुए उसे इंसानियत का पाठ पढ़ाना चाहते हैं। यह सुनकर यांग शेंग ने तुरंत समझ लिया कि सामने वाले से सीधी भिड़ंत करना आत्मघाती होगा क्योंकि उसकी साधना उससे बहुत अधिक ऊंची थी। यांग शेंग ने तुरंत अपनी पवित्र अजगर की पूंछ का वार तकनीक का प्रयोग किया और पूरी शक्ति से सामने वाले पर हमला कर दिया। दुश्मन ने उस वार को सहजता से रोकते हुए उपहास किया कि तकनीक तो सचमुच बहुत अच्छी है लेकिन अफसोस उसकी ताकत बहुत कम है। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे कोई चींटी पहाड़ से टकराने की कोशिश करे। उसने उसे दयनीय बताते हुए हंसी उड़ाई। तभी किसी ने घबराकर पुकारा कि जल्दी करो, वो शाओ युन को चोट पहुंचाना चाहता है। अगले ही पल दुश्मन ने जानलेवा हमला किया। यांग शेंग दर्द से कराह उठा और उसकी नजर हुआरगे पर पड़ी। वह घबराकर उसकी ओर दौड़ा और बार बार पूछने लगा कि क्या वो ठीक है। घायल हुआरगे ने कमजोर आवाज में उससे केवल एक ही बात कही, भाग जाओ। लेकिन दुश्मन ने उसकी बेबसी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसे अभी भी दूसरों की चिंता करने की फुर्सत है। फिर उसने एक और क्रूर सच्चाई सामने रखी। उसने स्वीकार किया कि चांगगांव में वो स्वयं अपने साथियों को लेकर गया था और उन्हीं के हाथों उन सभी नीच जीवों की हत्या हुई थी। उसके लिए उन्हें मारना कोई बड़ी बात नहीं थी। अब यांग शेंग की भी वही मौत होगी और वो भी उन्हीं के साथ दफन हो जाएगा। ये कहते ही उसने अंतिम वार करने के लिए अपनी पूरी शक्ति इकट्ठी कर ली और यांग शेंग से अपनी मौत का स्वागत करने को कहा। लेकिन जैसे ही यांग शेंग ने घायल हुआरगे को देखा उसके भीतर का सारा क्रोध विस्फोट की तरह बाहर आ गया। उसने प्रतिज्ञा की कि जिसने हुआरगे को चोट पहुंचाई है उसे वो जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगले ही क्षण उसकी नई तकनीक बिजली की गति से निकली। दुश्मन स्तब्ध रह गया। वो चीख उठा कि ये कैसी तकनीक है, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसका जीवन समाप्त हो गया। दुश्मन को मारने के बाद यांग शेंग तुरंत घायल हुआरगे को अपनी बाहों में उठाकर सांबो के पास भागा। रास्ते भर वो उसे हिम्मत बांधाता रहा और कहता रहा कि वे बस पहुंचने ही वाले हैं। सांबो निश्चित रूप से उसे बचा लेंगे। उनके घर पहुंचते ही उसने जोर जोर से दरवाजा खटखटाते हुए पुकारा कि वह शाओ युन है और दरवाजा खोल दें। सांबो बाहर आए और दोनों की हालत देखकर चौंक गए। उन्होंने कहा कि यांग शेंग की चोटें भी बहुत गंभीर हैं। उसकी ऊर्जा लगभग समाप्त हो चुकी है और उसकी नसें भीतर से बुरी तरह घायल हैं। यदि वह थोड़ी देर और करता तो शायद बचना असंभव हो जाता। यांग शेंग ने सबसे पहले हुआरगे की चिंता जताई और पूछा कि क्या वो ठीक हो जाएगी। सांबो ने आश्वासन दिया कि वो बच जाएगी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यांग शेंग की अपनी चोटें भी कम नहीं है, इसलिए उसे तुरंत आराम करना चाहिए। आराम करते समय यांग शेंग लगातार उसी लड़ाई के बारे में सोचता रहा। उसने सांबो से कहा कि वो व्यक्ति भी उसकी ही तरह होंगलू शान बियान का अभ्यास कर रहा था। उसकी अजगर की दहाड़ तकनीक उससे कहीं अधिक गहरी और परिपक्व थी। उसकी तकनीक केवल एक ही मुद्रा तक सीमित नहीं थी, बल्कि लगातार बदलती रहती थी। उसने उस युद्ध के हर दृश्य को अपने मन में बसा लिया है और अगली बार यदि उसका सामना ऐसे किसी दुश्मन से हुआ तो वो कभी पराजित नहीं होगा। कुछ समय बाद जब दोनों पूरी तरह संभल गए तब यांग शेंग ने सांबो को उनकी सहायता के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि अब उन्हें आगे की यात्रा पर निकलना होगा।
सांबो ने उन्हें सावधान रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इन दिनों बाहर का माहौल बिल्कुल ठीक नहीं है और खतरा हर तरफ मंडरा रहा है। ये कहते हुए उन्होंने यांगशेंग को एक दिव्य रस्सी सैक्रेड रोप सौंप दी और बताया कि संकट की घड़ी में यही रस्सी उसकी रक्षा करेगी। जैसे ही यांगशेंग ने उसे हाथ में लिया, उसने तुरंत महसूस किया कि उसके भीतर अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। रास्ते में हुआरगे ने अचानक कहा कि उसे एक पवित्र आत्मा जैसी खुशबू महसूस हो रही है। उसने धीरे धीरे यांगशेंग को बताया कि सांबो वास्तव में इंसान नहीं है। पवित्र आत्माएं उन लोगों की बची हुई ऊर्जा से जन्म लेती हैं जो मर चुके होते हैं और वे अपने पिछले जीवन की आदतों को भी याद रखती हैं। इसलिए सांबो भी एक पवित्र आत्मा है, इंसान नहीं। ये सुनकर यांगशेंग कुछ क्षणों के लिए मौन हो गया। तभी उसके मन में सांबो की कही हुई पुरानी बातें गूंजने लगीं। उन्होंने कभी उसे समझाया था कि बाहर बहुत खतरा है, इसलिए बिना जरूरत बाहर मत जाना। एक नदी पार करने में जितना समय लगता है उतनी देर में एक धूप बत्ती जलती है। यदि वो समय का सही हिसाब रखना सीख जाएगा तो भले ही उसकी आंखें न हों, उसके दिल में अपनी अलग आंखें उगाएंगी। उन यादों को सोचते हुए यांगशेंग भावुक हो उठा। उसने मन ही मन स्वीकार किया कि भले ही सांबो इंसान नहीं थे, फिर भी उन्होंने उसके साथ हमेशा सच्चे मन से अच्छा व्यवहार किया। वे यांगशेंग जैसे उन पाखंडी विद्वानों से कहीं श्रेष्ठ थे जिन्होंने केवल थोंग परिवार को खुश करने के लिए उसके गुरु मिस्टर येहू और उसके सभी साथियों की हत्या कर दी थी। उसने फिर एक बार प्रतिज्ञा की कि अगली बार जब उसका सामना यांगशेंग जैसे लोगों से होगा तो वो अपनी अजगर की दहाड़ से उनका नामो निशान मिटा देगा। उसी समय हुआरगे ने आश्चर्य से देखा कि यांगशेंग की नसें और रक्त पहले से कहीं अधिक सक्रिय हो चुके हैं। उसने उत्साह से बताया कि ये होंग लुशान बयान की चौथी परत है और वो इसे सफलतापूर्वक पार कर चुका है। यांगशेंग ने भी महसूस किया कि शायद पिछली रात की भयंकर लड़ाई ने उसकी छिपी हुई शक्ति को पूरी तरह बाहर निकाल दिया है। उसने अनुभव किया कि अब उसकी ताकत पहले की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक हो चुकी है। हुआरगे ने अचानक उत्साह से यांगशेंग का ध्यान सामने की ओर दिलाया, जहां एक विशाल काला सांप बिजली की शक्ति का सहारा लेकर अपनी केंचुली बदलते हुए अजगर बनने का प्रयास कर रहा था। वो आश्चर्य से बोली कि आज उसे पहली बार पता चला है कि अजगर इसी प्रकार अपनी केंचुली बदलता है। उसने उस सांप के झुलसे हुए शरीर को देखकर चिंता भी जताई और सोचने लगी कि इतनी पीड़ा सहने के बाद भी क्या वो सचमुच अजगर बन पाएगा। उसी समय दूसरी ओर कुछ भिक्षु उस स्थान पर पहुंच गए। उनमें से एक ने हुआशेंग को बताया कि वहां कोई मौजूद है। हुआशेंग ने उत्तर दिया कि तियानमेन फॉर्मेशन के आसपास का इलाका वर्षों से वीरान पड़ा है, इसलिए सामने जो आकृति दिखाई दे रही है उसका इंसान जैसा दिखना इस बात की गारंटी नहीं कि वो वास्तव में इंसान ही हो। फिर उसने चारों ओर नजर दौड़ाते हुए कहा कि वो देखना चाहता है कि आखिर किसमें इतनी हिम्मत थी जिसने थोंग परिवार के लोगों की हत्या कर दी। उसकी नजर साधना कर रहे उस विशाल काले सांप पर पड़ी तो उसके मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा कि यदि वो इस अजगर को पकड़कर अपने महल की रक्षा के लिए रख या पूर्वी शहर के बड़े अधिकारियों को उपहार में दे दे तो उसे बहुत लाभ होगा। तभी उसका एक साथी बोला कि जिस लड़के को पकड़ने के लिए यांगशेंग गया था वो भी शायद यहीं कहीं होगा और कहीं ऐसा तो नहीं कि यांगशेंग स्वयं किसी मुसीबत में फंस गया हो। वाशेंग ने घमंड से हंसते हुए कहा कि यांगशेंग का स्तर उस लड़के से बहुत ऊंचा है और अब तक उसने उस हत्यारे के टुकड़े टुकड़े कर दिए होंगे। उधर यांगशेंग की पूरी चेतना उस काले सांप की साधना पर टिकी हुई थी। उसने सोचा कि यदि अजगर बिजली की शक्ति से अपनी केंचुली बदलकर रूपांतरण करता है तो क्या वो भी अपनी ऊर्जा के माध्यम से उसी परिवर्तन की नकल कर सकता है? क्या उसकी अजगर की दहाड़ भी एक वास्तविक अजगर का रूप धारण कर सकती है? तभी हुआरगे ने अचानक उसकी ऊर्जा में विचित्र परिवर्तन को महसूस किया और घबराकर पुकार उठी कि ये ठीक नहीं है, ये तो शाओ युन की ऊर्जा है। उसने देखा कि यांगशेंग का पूरा रूप बदलने लगा है और घबराकर उससे कहा कि वो उसे इस तरह डरा न दे। उसी समय हुआशेंग ने भी दूर से उस भयानक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस कर लिया। उसने आश्चर्य से कहा कि कोई अपनी ऊर्जा से अजगर का रूप धारण कर रहा है। अगले ही क्षण उसकी नजर यांगशेंग पर पड़ी और उसके साथ मौजूद व्यक्ति चिल्ला उठा कि यही वो इंसान है जिसने थोंग परिवार के बेटे की हत्या की थी। ये सुनकर हुआशेंग प्रसन्न हो गया और बोला कि बिना खोजे ही उसका शिकार स्वयं उसके सामने आ गया है। उसने निश्चय किया कि पहले वो उस लड़के को मारेगा और फिर उस अजगर को भी अपने कब्जे में ले लेगा। हुआरगे ने घबराकर देखा कि वे लोग उनकी ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। उसने यांगशेंग को जल्दी करने के लिए कहा। यांगशेंग ने उसकी कुछ लक्ष्य पूछी तो हुआरगे ने कांपते हुए बताया कि वे लोग आ चुके हैं और उन्हें तुरंत भागना होगा। हुआशेंग ने ऊंची आवाज में उन्हें रुकने का आदेश दिया और कहा कि भागने की कोशिश करना व्यर्थ है। तभी यांगशेंग ने पहली बार अपनी बदली हुई अवस्था में ऊर्जा को स्पष्ट रूप से देख लिया। वह आश्चर्य से बोला कि वह वास्तव में ऊर्जा को देख पा रहा है, लेकिन हुआरगे ने उसे चेताया कि वह वहीं खड़ा न रहे क्योंकि सामने वाला दुश्मन अत्यंत शक्तिशाली है और वे उससे नहीं जीत पाएंगे। हुआशेंग ने क्रोध से घोषणा की कि थोंग परिवार के बेटे की हत्या करने के बाद अब यांगशेंग बचकर नहीं जा सकता और आज का दिन उसकी मृत्यु का दिन होगा। यांगशेंग ने तुरंत हुआरगे से कहा कि वह उसे कसकर पकड़ ले। हुआशेंग ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि आखिरी समय में बचने की कोशिश करना कितना हास्यास्पद है। हुआरगे ने घबराकर पूछा कि शाओ युन आखिर क्या करने वाला है। अगले ही पल यांगशेंग ने बिना एक पल गंवाए उसे साथ लेकर गहरी खाई में छलांग लगा दी। ये देखकर हुआशेंग स्तब्ध रह गया और बोला कि ये लड़का तो पागल हो गया है, इतनी ऊंची खाई में कूदना तो सीधी आत्महत्या है। दूसरी ओर हुआरगे भय से चीख उठी कि अब वे गिरकर मर जाएंगे, लेकिन यांगशेंग ने उसे शांत करते हुए कहा कि डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि सांबो द्वारा दी गई दिव्य रस्सी अब उनके काम आएगी। जैसे ही दिव्य रस्सी सक्रिय हुई हुआशेंग की आंखें फैल गईं। उसने पहचान लिया कि ये किसी पवित्र आत्मा का दिव्य खजाना है। वो हैरान था कि इतनी सुनसान जगह पर इतनी मूल्यवान वस्तु उन्हें कहां से मिली। उस तलवार निकालते हुए कहा कि चाहे वे उड़ भी जाएं फिर भी उसकी तलवार की पहुंच से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन लगातार पीछा करने के बावजूद वो उन्हें पकड़ नहीं सका और झुंझलाकर स्वीकार किया कि उसकी वर्तमान शक्ति कम पड़ रही है। ये देखकर हुआरगे हंस पड़ी और बोली कि शाओ युन देखो, वो उनका पीछा नहीं कर पा रहा। उसे मिस्टर येहू की वो बात याद आई कि यदि साधना पूरी न हो तो कोई भी अपनी जादुई शक्तियों का पूरा उपयोग नहीं कर सकता। ये सुनकर हुआशेंग और अधिक क्रोधित हो गया। उसने घोषणा की कि यदि वो उन्हें जीवित नहीं पकड़ सकता तो यही मार डालेगा और तुरंत अपनी जादुई शक्तियों को आदेश दिया कि वे दोनों का अंत कर दें। हुआरगे कुछ ही क्षणों में भय से उत्साह में बदल गई। बादलों के बीच उड़ते हुए उसने आश्चर्य से कहा कि ये बादल कितने मुलायम हैं, बिल्कुल कॉटन कैंडी जैसे। यांगशेंग ने उसकी बात से सहमति जताई, लेकिन उसी समय उसे आसपास एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा का उतार चढ़ाव महसूस हुआ। अगले ही पल हुआरगे घबरा उठी। यांगशेंग ने उसे शांत करते हुए समझाया कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये कोई वास्तविक अजगर नहीं बल्कि अजगर की शुद्ध ऊर्जा है। उसने बताया कि ऊर्जा ही इस संसार की हर वस्तु का मूल आधार है और यह उनके शरीर में बहने वाले रक्त से भी कहीं अधिक बुनियादी तत्व है। इसके बाद उसने पीछे से लगातार उनका पीछा कर रही जादुई शक्ति को महसूस किया और कहा कि उस व्यक्ति की जादुई शक्तियां उनका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही हैं। साधना की छठी परत वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली होती है। उसने स्वीकार किया कि जब तक वो अगली परत तक नहीं पहुंच जाता तब तक सांबो द्वारा दी गई दिव्य रस्सी की पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाएगा। इस समय उसकी और हुआशेंग की साधना के बीच 2 परतों का अंतर है। तभी हुआरगे ने सामने 2 विशाल और भयावह ऊर्जा आकृतियों को देखा। वो डरते हुए बोली कि दोनों की सेंसें अत्यंत शक्तिशाली हैं। अगले ही क्षण उसने देखा कि वे दोनों आकृतियां आपस में मिलकर एक हो गई हैं। उसने तुरंत यांगशेंग को चेतावनी दी कि वो जल्दी बच जाए, लेकिन यांगशेंग ने निर्भीक होकर घोषणा की कि सामने वाला चाहे साधना की छठी परत में ही क्यों न हो, वो उससे बिल्कुल नहीं डरता। उसी समय हुआरगे की नजर हाथी जैसी दिखाई देने वाली ऊर्जा आकृति पर गई। उसने ध्यान से देखकर कहा कि वह आकृति बहुत ढीली और अस्थिर लग रही है।
यांगशेंग ने तुरंत योजना बनाई और हुआरगे से कहा कि वह उस ऊर्जा आकृति को उलझा कर रखेगा, जबकि हुआरगे उसकी सबसे कमजोर जगह पर हमला करेगी। अवसर मिलते ही यांगशेंग ने कहा कि यही सही मौका है। अगले ही क्षण उनके संयुक्त हमले से हुआ शेंग की जादुई शक्ति टूट गई। हुआ शेंग अविश्वास से चीख उठा कि यह कैसे संभव है। उसकी जादुई शक्ति को एक अंधे लड़के ने तोड़ दिया। यांगशेंग ने शांत मन से स्थिति का विश्लेषण करते हुए कहा कि सौभाग्य से हुआ शेंग अभी इस शक्ति का पूर्ण स्वामी नहीं बना था। उसकी साधना अभी इतनी विकसित नहीं हुई थी कि वह इस जादुई शक्ति को पूरी तरह नियंत्रित कर सके। हुआरगे खुशी से उछल पड़ी और यांगशेंग की प्रशंसा करते हुए बोली कि उसने इतनी जल्दी उसके सबसे बड़े कमजोर बिंदु को पहचान लिया। लेकिन यांगशेंग ने उसे अधिक उत्साहित न होने की सलाह दी। उसने कहा कि थोंग परिवार इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। यदि उन्हें जीवित रहना है तो जितनी जल्दी हो सके किसी सुरक्षित स्थान की तलाश करनी होगी। अगले दिन हुआरगे ने पिछली रात की घटना को याद करते हुए कहा कि वह दृश्य वास्तव में बहुत डरावना था और उसे समझ नहीं आ रहा कि उस विशाल काले सांप का आखिर क्या हुआ होगा। यांगशेंग ने सुझाव दिया कि वे पेई दादा के पास चलकर पूछते हैं, क्योंकि उन्हें पिछली रात की सारी घटनाओं के बारे में अवश्य पता होगा। जब दोनों पेई दादा के पास पहुंचे तो उन्होंने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया और कहा कि दोनों नन्हे दोस्त निश्चित ही पिछली रात की घटना के बारे में जानने आए हैं। उन्होंने उनकी ओर देखते हुए उनकी साधना की भी प्रशंसा की और कहा कि उनकी प्रगति वास्तव में कमाल की है। यांगशेंग और हुआरगे पूरी गंभीरता से उनकी बात सुनने लगे, क्योंकि उनके मन में अब भी उस विशाल काले सांप और पिछली रात की घटनाओं को लेकर अनेक प्रश्न थे। उसने विश्वास के साथ कहा कि घाटी में जो कुछ भी घटित होता है वो उससे छिपा नहीं रह सकता। इस पर पेई दादा ने बताया कि पिछली सुबह जब वे घाटी में गए थे तब उनकी मुलाकात कुछ बाहरी लोगों से हुई थी। उन लोगों का सामना दूजी के काले सांप से हुआ था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ यह उन्हें नहीं पता था। उन्होंने आगे बताया कि वे बाहरी लोग अत्यंत निर्दयी और हिंसक थे। उन्होंने घाटी के कई स्थानीय जीवों पर हमला किया, जिनमें से कुछ मारे भी गए और अंततः वे उस काले सांप को पकड़ने में सफल हो गए। ये सुनकर हुआरगे चिंतित हो उठा और सोचने लगा कि अब उस बेचारे सांप का क्या होगा। पेई दादा ने उसे आश्वस्त करते हुए बताया कि बाद में दो लोंग घाटी की दिशा से एक रहस्यमय कंकाल का अजगर उड़ता हुआ आया। उसके प्रकट होते ही बाहरी लोग भयभीत होकर भाग गए और उस अजगर ने काले सांप को आजाद कर दिया। इस घटना ने सुयुन के मन में कई सवाल खड़े कर दिए। उसने सोचा कि कहीं बादलों में दिखाई देने वाली अजगर की ऊर्जा और इस कंकाल के अजगर के बीच कोई गहरा संबंध तो नहीं है। उसे पूरा विश्वास हो गया कि दो लोंग घाटी में अवश्य ही कोई अत्यंत रहस्यमयी और असाधारण वस्तु छिपी हुई है। हुआरगे भी इस रहस्य को जानने के लिए उत्साहित हो गया और उसने स्वयं घाटी जाकर उस कंकाल के अजगर को देखने का सुझाव दिया। सुयुन ने भी सहमति जताई और दोनों ने निर्णय लिया कि वे वहां जाकर इस रहस्य की तह तक पहुंचेंगे तथा यदि संभव हुआ तो उस काले सांप के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। उसी समय दूसरी ओर थोंग परिवार की एक घमंडी महिला अपने साथियों के साथ उसी दिशा में बढ़ रही थी। वह पूरी तरह आश्वस्त थी कि इस बार वह उस छोटे जीव को किसी भी हालत में बचकर नहीं जाने देगी, क्योंकि जिसने थोंग परिवार के लोगों की जान ली थी उसे अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। लेकिन कुछ ही दूर पहुंचते ही वो हैरान रह गई। जहां कुछ देर पहले घना जंगल था वहां अब एक रहस्यमयी घाटी दिखाई दे रही थी। उसे समझ नहीं आया कि यह परिवर्तन अचानक कैसे हो गया। क्रोध में भरकर उसने ऊंची आवाज में उस अदृश्य शक्ति को ललकारा जिसने उसका रास्ता रोका था। उसने स्वयं को शुओफेंग शहर के शक्तिशाली थोंग परिवार का सदस्य बताते हुए चेतावनी दी कि यदि किसी ने यह भ्रम समाप्त नहीं किया और उनके रास्ते से नहीं हटा तो उसे भयंकर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तभी शिवशेंग उसके सामने प्रकट हुआ और शांत किंतु दृढ़ स्वर में घोषणा की कि यह स्थान अब थोंग परिवार के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र बन चुका है। यहाँ केवल चांग परिवार के लोगों को रहने की अनुमति है और किसी भी जीवित इंसान का प्रवेश नियमों के विरुद्ध है। उसने महिला से पूछा कि इतनी मनाही के बाद भी उसमें यहाँ आने का साहस कैसे हुआ, लेकिन थोंग परिवार की वो महिला अपने अभिमान में चूर थी। उसने घमंड से उत्तर दिया कि शुओफेंग शहर में थोंग परिवार की इच्छा ही कानून होती है। उसके लिए किसी भी नियम या प्रतिबंध का कोई महत्व नहीं था। उसने यहाँ तक कह दिया कि यदि चांग परिवार का कोई सदस्य भी उसके रास्ते में आया तो वो उसकी आत्मा तक नष्ट कर देगी। शिवशेंग ने उसकी बात सुनकर उसे मूर्ख और घमंडी बताया। उसने कहा कि कुछ दिन पहले शुइजिंग भी यहाँ आया था, लेकिन उसके विपरीत वो सही और गलत का अंतर समझता था, जबकि ये महिला केवल अपने अहंकार में अंधी हो चुकी थी। महिला इस अपमान को सहन नहीं कर सकी और तुरंत अपनी शक्ति दिखाने के लिए आगे बढ़ी, किंतु जैसे ही उसने हमला करने की कोशिश की उसका शरीर अचानक उसके नियंत्रण से बाहर होने लगा। उसका हाथ और फिर पूरा शरीर किसी अदृश्य शक्ति से जकड़ गया। वो दर्द से चीख उठी और कुछ ही क्षणों में उसकी सारी शक्ति व्यर्थ साबित हो गई। शिवशेंग ने उसे देखकर केवल इतना कहा कि इतनी गहरी साधना भी किसी काम की नहीं होती यदि व्यक्ति अपने घमंड के कारण अपनी जान ही गंवा बैठे। थोंग परिवार की महिला का अंत देखने के बाद सुयुन और हुआरगे दो लोंग घाटी के भीतर और आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें एक टूटा फूटा और वर्षों से उजड़ा हुआ घर दिखाई दिया। उसे देखकर हुआरगे को लगा कि शायद ये किसी कब्र खोदने वाले का ठिकाना रहा होगा, लेकिन सुयुन ने चारों ओर ध्यान से निरीक्षण करने के बाद कहा कि यदि यह किसी कब्र खोदने वाले का घर होता तो वह अजगर की लाश को कभी पीछे छोड़कर नहीं जाता। तभी उनकी नजर वहां पड़े कुछ पुराने दस्तावेजों और अभिलेखों पर गई। उन्हें पढ़ने पर पता चला कि बहुत वर्षों पहले एक विशाल अजगर इस घाटी में आकर मरा था और उसी घटना के कारण इस स्थान का नाम दो लोंग घाटी पड़ा। जब इस अद्भुत घटना का समाचार सम्राट तक पहुंचा तो उन्होंने तियानमेन एकेडमी के छात्रों को आदेश दिया कि वे घाटी में आकर उस अजगर के शव की जांच करें और उस पर शोध करें। वर्षों तक चले अध्ययन के बाद उन्होंने अजगर की शारीरिक संरचना के आधार पर एक विशेष साधना तकनीक विकसित कर ली। इसके बाद उन्होंने अजगर की आत्मा को भी जगाने का प्रयास किया, लेकिन अभिलेख का अगला हिस्सा पूरी तरह सड़ चुका था। हुआरगे उत्सुकता से आगे की बात जानना चाहता था, परंतु आवश्यक जानकारी नष्ट हो चुकी थी और रहस्य अभी भी अधूरा ही रह गया। इसी बीच सुयुन को अचानक किसी की उपस्थिति का आभास हुआ। उसने तुरंत छिपे हुए व्यक्ति को बाहर आने के लिए कहा। तभी एक युवक सामने आया और मुस्कुराते हुए बोला कि सुयुन की सुनने की क्षमता वास्तव में असाधारण है। हुआरगे ने उससे पूछा कि वह कौन है और यहाँ छिपकर क्या कर रहा है। सुयुन ने बिना देर किए उसकी असली पहचान बता दी कि वही कल घाटी में बाहरी लोगों से भिड़ने वाला काला सांप है। ये सुनकर वह युवक चौंक गया। उसने आश्चर्य से पूछा कि जबकि उसने इंसानी रूप धारण कर लिया है और अपनी सारी ऊर्जा भी छिपा ली है, फिर भी सुयुन ने उसे कैसे पहचान लिया। सुयुन ने शांत भाव से बताया कि उसकी ऊर्जा का उतार चढ़ाव सामान्य नहीं है और कल बिजली के प्रहार से उसकी त्वचा पर जो विशेष निशान बना था वही उसकी पहचान का सबसे बड़ा प्रमाण था। युवक ने अपना नाम जियो शुवांग बताया और स्वीकार किया कि उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कोई व्यक्ति केवल ऊर्जा के आधार पर उसकी पहचान कर सकता है। उसने सुयुन की प्रतिभा की प्रशंसा की, लेकिन साथ ही कहा कि उसके पास बातचीत का समय नहीं है क्योंकि उसे तुरंत शुओफेंग शहर जाना है। जब हुआरगे ने उससे वहां जाने का कारण पूछा
तो जियो शुवांग ने बताया कि थोंग परिवार के लोगों ने उसे गंभीर रूप से घायल किया था और उसकी साधना को भी नष्ट करने की कोशिश की थी, इसलिए वो अब उनसे अपना बदला लेने जा रहा है। उसने दोनों को चेतावनी दी कि वे उसके मामले में हस्तक्षेप न करें, क्योंकि दो लॉन्ग घाटी अत्यंत रहस्यमयी और खतरनाक स्थान है। उसने ये भी कहा कि अंधेरा होने से पहले उन्हें हर हाल में घाटी से बाहर निकल जाना चाहिए, अन्यथा वे कभी जीवित बाहर नहीं आ पाएंगे। सुयुन ने उसकी बात स्वीकार करते हुए कहा कि वे शीघ्र ही घाटी छोड़ देंगे और उसे भी शुओफेंग शहर की यात्रा के लिए सावधान रहने की सलाह दी। जियो शुवांग वहां से चला गया, लेकिन तभी हुआरगे की नजर उसके पीछे चल रहे एक रहस्यमय साए पर पड़ी। उसने घबराकर सुयुन को बताया कि जियो शुवांग के पीछे कोई अदृश्य छाया चल रही है और कहीं वही अजगर की आत्मा तो नहीं जिसके बारे में पेई दादा ने बताया था। सुयुन ने ध्यान से देखा और महसूस किया कि घाटी में वास्तव में कुछ अत्यंत विचित्र घट रहा है। उसने तुरंत निर्णय लिया कि अब बिना समय गवाए घाटी से बाहर निकल जाना ही सबसे समझदारी होगी, क्योंकि अंधेरा तेजी से फैलने लगा था। कुछ समय बाद दोनों सुरक्षित रूप से घाटी से बाहर निकल आए। राहत की सांस लेते हुए वर्गे ने कहा कि यह दो लॉन्ग घाटी जितनी रहस्यमयी है उतनी ही भयावह भी है। तभी उन्हें दूर से अजगर की आत्मा जैसी एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। हुआरगे को तुरंत पेई दादा की बात याद आ गई कि उसी अजगर की आत्मा ने जियो शुवांग की जान बचाई थी। लेकिन सुयुन गहरी सोच में पड़ गया। यदि अजगर की आत्मा अभी भी घाटी के भीतर मौजूद है तो जियो शुवांग के पीछे चल रहा वह रहस्यमय साया आखिर कौन था? यह प्रश्न उसके मन में लगातार घूमता रहा। उसने कहा कि संभव है घाटी में अजगर की आत्मा के अतिरिक्त भी कोई और भयावह शक्ति छिपी हो। अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं था, इसलिए उसने निर्णय लिया कि वे अपने साथ लाई गई पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। शायद उनमें इस रहस्य का कोई सुराग मिल जाए। ये सोचकर दोनों अपने घर लौटने के लिए रवाना हो गए और तय किया कि अगली सुबह नई योजना बनाकर इस रहस्य की खोज आगे बढ़ाएंगे। हुआरगे उसके पीछे पीछे दौड़ता हुआ उसे आवाज देता रहा कि वो इतनी तेज न चले और उसका भी इंतजार करे। घर पहुंचने के बाद सुयुन तुरंत उन प्राचीन पुस्तकों का अध्ययन करने में जुट गया। पढ़ते पढ़ते उसे पता चला कि कई वर्ष पहले कुछ लोग अजगर की लाश को लेकर दो लॉन्ग घाटी में आए थे। हुआरगे ने भी पुस्तक के दूसरे भाग को पढ़ते हुए बताया कि उन लोगों ने केवल नई साधना तकनीक ही विकसित नहीं की थी, बल्कि वे अजगर की आत्मा को भी सफलतापूर्वक जगा चुके थे। लेकिन इसके बाद एक भयानक दुर्घटना घट गई। जब अजगर की आत्मा को जगाया गया, उसी समय अनजाने में एक और भयावह शक्ति भी जाग उठी थी। वो एक शैतानी साया था जिसने एक एक करके तियानमेन एकेडमी के छात्रों के शरीर पर कब्जा करना शुरू कर दिया। उसके प्रभाव में आकर सभी छात्र अपनी समझ खो बैठे और एक दूसरे के विरुद्ध लड़ने लगे। अंत में उनके नेता ने स्वयं अजगर की आत्मा की सहायता लेकर उन सभी छात्रों को समाप्त कर दिया जिन पर उस शैतानी साया का नियंत्रण हो चुका था। यह पूरी घटना पढ़ने के बाद सुयुन ने अनुमान लगाया कि जियो शुवांग के पीछे दिखाई देने वाला रहस्यमय साया शायद वही प्राचीन शैतानी शक्ति है जो इतने वर्षों बाद भी नष्ट नहीं हुई। यह सुनकर हुआरगे घबरा गया और उसे जियो शुवांग की चिंता होने लगी। लेकिन सुयुन ने शांत रहते हुए कहा कि फिलहाल वे उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले उन्हें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा, क्योंकि थोंग परिवार इतनी आसानी से उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। अगली सुबह जब दोनों अपनी यात्रा पर निकले तो रास्ते में कई लोग उनसे मिले। सभी ने हंसते हुए उनका स्वागत किया और पिछली घटनाओं की चर्चा करने लगे। लोगों ने सुयुन की बहादुरी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उसने बाहरी लोगों को अच्छा सबक सिखाया और यहाँ तक कि यांग शेंग की प्रसिद्ध जादुई तकनीक को भी तोड़ दिया। सुयुन ने विनम्रता से उत्तर दिया कि यह सब केवल एक संयोग था और सभी को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते समय एक व्यक्ति ने बड़े भाई जैसा व्यवहार करते हुए उनसे कहा कि वे पहले पुल पार कर लें, वो थोड़ी देर बाद आएगा। सुयुन ने उसका धन्यवाद किया और निश्चिंत होकर पुल की ओर बढ़ गया। लेकिन हुआरगे को उस व्यक्ति की हरकतें कुछ संदिग्ध लगीं। तभी उसने देखा कि पुल के आसपास कुछ लोग पहले से ही घात लगाए बैठे हैं। वो घबराकर सुयुन को चेतावनी देने लगा कि वहां जाल बिछाया गया है। सुयुन ने तुरंत पूरी स्थिति समझ ली। उसने अनुमान लगाया कि उस तथाकथित बड़े भाई ने जानबूझकर उन्हें पहले पुल पार करने के लिए कहा था ताकि वे बीच रास्ते में घिर जाएं और उन पर हमला किया जा सके। लॉबान को जैसे ही ये समझ में आ गया कि उसकी पहचान उजागर हो चुकी है, उसने बिना समय गंवाए अपने साथियों के साथ शाओ युन पर हमला कर दिया। लेकिन लड़ाई का अंत उसके लिए बेहद बुरा साबित हुआ। कुछ ही पलों में शाओ युन ने सभी हमलावरों को परास्त कर दिया और घायल लॉबान दया की भीख मांगने लगा। शाओ युन ने उसे तुरंत नहीं मारा, बल्कि उससे पूछताछ की कि उसे किसने भेजा था। मौत के डर से कांपते हुए लॉबान ने स्वीकार किया कि शुओफेंग शहर के टोंग कबीले ने उन्हें पुल पर घात लगाकर शाओ युन की हत्या करने के लिए भेजा था और वो केवल पैसों के लालच में यह काम कर रहा था। शाओ युन ने उससे टोंग कबीले द्वारा दिए गए सारे पैसे और उसके पास मौजूद कीमती सामान ले लिया तथा वादा निभाते हुए उसे जीवित जाने दिया। भागते समय लॉबान मन ही मन टोंग कबीले को कोस रहा था कि उन्होंने उसे ऐसे भयानक प्रतिद्वंद्वी से भिड़ा दिया, जबकि शाओ युन समझ चुका था कि टोंग कबीला उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए उसने निश्चय किया कि यदि उसे भविष्य की चुनौतियों से बचना है तो उसे पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बनना होगा। टोंग कबीले की साजिश से बच निकलने के बाद शाओ युन अपनी साधना को और ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए हुआरगे के साथ जियानशान पर्वत पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने हुआरगे से जमीन की खुदाई करवानी शुरू कर दी, जिससे वो लगातार शिकायत करने लगी कि ताकत बढ़ाने के नाम पर उससे मिट्टी खुदवाई जा रही है। तब शाओ युन ने समझाया कि असली साधना केवल बल प्रयोग नहीं, बल्कि प्रकृति और संसार के पीछे छिपे विज्ञान को समझने में है। उसने बताया कि जैसे तियान डाओ यान के साधक विशाल ड्रैगन के कंकाल से मार्शल आर्ट्स की गूढ़ विद्या सीखते हैं, वैसे ही इस पर्वत की रेखाएं भी उस दुष्ट ड्रैगन की ऊर्जा के प्रवाह जैसी हैं। यदि इन रेखाओं को ध्यान से समझा और याद किया जाए तो उनसे भी नई युद्ध तकनीक विकसित की जा सकती है। हुआरगे को यह बात पहले तो अविश्वसनीय लगी, क्योंकि घुमावदार पर्वतीय रास्तों से कुंग फू सीखने की कल्पना ही अजीब थी। लेकिन शाओ युन का विश्वास अडिग था। उसके अनुसार बिना प्रयास किए किसी भी रहस्य का पता नहीं चल सकता और संभव था कि यही खोज भविष्य में उन्हें की महान शक्ति तक पहुंचा दे। इसके बाद शाओ युन गहरी साधना में बैठ गया। धीरे धीरे उसकी ऊर्जा पहले से कहीं अधिक प्रबल होती गई और अंततः उसने छठे स्तर की शक्ति प्राप्त कर ली। उस क्षण उसकी साधना इतनी सफल हुई कि वर्षों से खोई हुई उसकी दृष्टि वापस लौट आई। पहली बार उसने अपनी आंखों से संसार को देखा और आश्चर्यचकित रह गया कि हुआरगे वास्तव में इतनी छोटी थी। हुआरगे उसकी आंखों की रोशनी लौट आने पर अत्यंत प्रसन्न हुई, लेकिन उनकी खुशी अधिक देर तक नहीं टिक सकी। जैसे ही शाओ युन ने गांव के परिचित लोगों को देखा, उसे महसूस हुआ कि उनके शरीर अजीब तरह से धुंधले और फीके पड़ते जा रहे थे। लीगे सहित सभी लोगों का स्वर भी विदाई जैसा लग रहा था। तभी हुआरगे ने घबराकर बताया कि उन सभी की शिंगलिंग धीरे धीरे समाप्त हो रही है। यह देखकर शाओ युन स्तब्ध रह गया, क्योंकि अभी एक दिन पहले तक वही लोग उसके साथ सामान्य रूप से रह रहे थे, उससे बातें कर रहे थे, उसका घर ठीक कर रहे थे और उसकी देखभाल कर रहे थे। तभी चाचा बो ने उसे सच्चाई बताई कि 6 वर्ष पहले आई भीषण तबाही में गांव के सभी लोग मर चुके थे। अब तक जो कुछ भी वो देखता और महसूस करता रहा वह केवल शिंगलिंग की शक्ति का चमत्कार था। कुन बो ने अपनी शिंगलिंग की शक्ति का उपयोग करके उन सभी आत्माओं को इस संसार में बनाए रखा था ताकि वे शाओ युन को बड़ा होते हुए देख सकें और उसकी रक्षा कर सकें। यह सुनकर शाओ युन का दिल टूट गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिन लोगों के साथ उसने इतने वर्ष बिताए वे वास्तव में जीवित नहीं थे। चाचा बो ने उसे समझाया कि अब जबकि उसकी दृष्टि लौट आई है, उनका उद्देश्य पूरा हो चुका है और उनके लिए इस संसार में रुकने का समय समाप्त हो गया है। इसलिए उन्होंने शाओ युन को गांव छोड़कर अपने भविष्य की ओर बढ़ने के लिए कहा।
एक एक करके सभी शिंगलिंग विलीन होने लगे और अंत में शाओ युन कुन बो को खोजते हुए उनके पास पहुंचा, लेकिन वहां भी वही दृश्य उसका इंतजार कर रहा था। कुन बो की आत्मा भी धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। शाओ युन के मन में अनगिनत प्रश्न थे कि उन्होंने उससे ये सब क्यों छिपाया, पर अब उत्तर देने वाला कोई नहीं था। हुआर गे ने उसे सांत्वना दी कि कुन बो की सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि वह सुरक्षित रहे और अपना जीवन आगे बढ़ाए। आंसुओं के बीच शाओ युन ने अपने गुरु समान कुन बो को प्रणाम किया और प्रतिज्ञा की कि वह 6 वर्ष पहले हुई उस रहस्यमयी तबाही का पूरा सच अवश्य खोजेगा तथा उनके विश्वास को कभी टूटने नहीं देगा। इसके बाद उसने दृढ़ निश्चय के साथ हुआर गे को साथ लिया और अपने अगले गंतव्य शुओफेंग शहर की ओर यात्रा शुरू कर दी। शुओफेंग शहर की ओर बढ़ते हुए हुआर गे ने शाओ युन को चेतावनी दी कि आगे युआनजा कबीले का इलाका शुरू होने वाला है। उसने दूसरे राक्षसों से सुना था कि इस क्षेत्र पर किसी इंसान का नहीं बल्कि केवल युआन याओ राक्षसों का शासन चलता है और यहाँ आने जाने वाले यात्रियों से जबरन वसूली की जाती है। शाओ युन ने उसे शांत रहने और बिना किसी अनावश्यक झगड़े के जितनी जल्दी हो सके इस इलाके को पार करने की सलाह दी। जैसे ही वे एक पुराने पुल के पास पहुंचे, युआन याओ लुटेरों ने उनका रास्ता रोक लिया और पुल पार करने के नाम पर हर व्यक्ति से 5 सिक्कों का टैक्स मांगा। जब दोनों ने पुल पार कर लिया तो लुटेरों ने नीचे उतरने का भी अलग टैक्स मांग लिया और बेहिचक दावा किया कि रास्ता और पहाड़ उन्होंने बनाए हैं, इसलिए पैसे लेना उनका वैध व्यवसाय है। हुआर गे इस बेशर्मी पर भड़क उठी और इसे खुली लूट बताया, लेकिन शाओ युन ने किसी विवाद में पड़ने के बजाय शांतिपूर्वक पैसे दे दिए। उसके लिए समय अधिक महत्वपूर्ण था क्योंकि उसे जल्द से जल्द शुओफेंग शहर पहुंचना था। दोनों के आगे बढ़ जाने के बाद लुटेरों में से एक को उन पर दया आ रही थी क्योंकि वे केवल बच्चे थे, लेकिन उसका लालची साथी शाओ युन के भारी थैले पर नजर गड़ाए बैठा था। उसे विश्वास था कि उसमें अवश्य कोई कीमती वस्तु होगी और यदि वो उन्हें नहीं लूटेगा तो कोई दूसरा लूट लेगा। अपने साथी की चेतावनी को अनसुना करके वो अकेला ही शाओ युन का पीछा करने निकल पड़ा। कुछ दूर जाने पर हुआर गे ने महसूस किया कि कोई उनका पीछा कर रहा है और डर के मारे उसने तेजी से भागने का सुझाव दिया, लेकिन शाओ युन के मन में भागने का कोई विचार नहीं था। वो अपनी नई प्राप्त शक्ति को परखना चाहता था। उसने अपने अच्छे कपड़े उतारकर सुरक्षित रख दिए ताकि लड़ाई के दौरान वे फट न जाएं और हुआर गे को जंगल में छिप जाने का आदेश दिया। स्वयं वह शांत भाव से अपने दुश्मन की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी ही देर में पीछा करता हुआ युआन याओ लुटेरा उसके सामने आ पहुंचा। उसने शाओ युन की शक्ति को कम आंकते हुए उसका मजाक उड़ाया और सोचा कि छठे स्तर का एक लड़का उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, स्थिति पूरी तरह बदल गई। शाओ युन की गति, शक्ति और ऊर्जा उसके अनुमान से कहीं अधिक निकली। कुछ ही वारों में लुटेरा बुरी तरह परास्त होकर जमीन पर गिर पड़ा। अपनी हार से वो स्तब्ध था और समझ ही नहीं पा रहा था कि इतनी कम उम्र का साधक इतनी प्रबल ऊर्जा कैसे रख सकता है। शाओ युन ने उसे समझाया कि जिसकी नीयत दूषित हो उसकी मार्शल आर्ट्स कभी पूर्ण नहीं हो सकती। मृत्यु सामने देखकर लुटेरा दया की भीख मांगने लगा और अपने कबीले के मुखिया का डर दिखाकर जान बचाने की कोशिश करने लगा। लेकिन शाओ युन ने उसे याद दिलाया कि जब वो दूसरों को लूटता और मारता था तब उसने कभी ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन उसके साथ भी यही होगा। लड़ाई समाप्त होने के बाद हुआर गे छिपने की जगह से बाहर आई और राहत की सांस ली कि शाओ युन पूरी तरह सुरक्षित था। दोनों ने लुटेरों का सामान खंगाला, जहां उन्हें सिक्कों के साथ एक प्राचीन साधना ग्रंथ मिला जिसका नाम शान युआन यांग चिपियन था। शाओ युन ने तुरंत पहचान लिया कि यह साधारण पुस्तक नहीं बल्कि अत्यंत मूल्यवान साधना तकनीक है जो भविष्य में उसकी शक्ति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। होने पर शाओ युन और हुआर गे एक सुनसान और जर्जर प्राचीन मंदिर में पहुंचे, जहां उन्होंने कुछ समय रुककर आराम करने का निर्णय लिया। मंदिर का भयावह वातावरण देखकर हुआर गे को डर लगने लगा कि कहीं रात के अंधेरे में कोई राक्षस या भूत उन पर हमला न कर दे। लेकिन शाओ युन का पूरा ध्यान अभी अभी मिली शान युआन यांग ची पियन साधना पुस्तक पर था। उसने वहीं बैठकर उस ग्रंथ का अध्ययन शुरू किया और अपनी असाधारण समझ के कारण बहुत कम समय में उसकी तकनीक को आत्मसात कर लिया। पुस्तक में वर्णित रहस्यमयी विधियां उसकी ऊर्जा की कमियों को पूरा कर रही थी और उसकी साधना पहले से अधिक स्थिर होती जा रही थी। तभी अचानक साधना के दौरान उसे फिर वही रहस्यमयी तलवार दिखाई दी जो पहले भी उसकी साधना में बाधा बन चुकी थी। वो लगभग उसकी शक्ति में फंसी गया था, लेकिन समय रहते स्वयं को संभाल लिया। उसी क्षण उसे आसपास किसी शक्तिशाली उपस्थिति का आभास हुआ और उसने तुरंत हुआर गे को सतर्क रहने के लिए कहा। कुछ ही देर बाद मंदिर में एक भयानक भूतिया प्राणी प्रकट हुआ जो इंसानों की गंध सूंघकर उन्हें अपना शिकार बनाने आया था। उसे देखकर हुआर गे भय से कांप उठी, लेकिन शाओ युन ने बिना घबराए अपनी नई सीखी हुई तकनीक का प्रयोग किया और सीधे उस राक्षसी आत्मा पर हमला कर दिया। उसके तेज वार से भूत की आंखें नष्ट हो गईं और वो दर्द से तड़पने लगा। इस अवसर का लाभ उठाकर शाओ युन हुआर गे को मंदिर की विशाल मूर्ति के पीछे छिपा ले गया, जहां कुछ समय के लिए वे सुरक्षित रहे। तभी बाहर से शोर सुनाई दिया। युआनजा कबीले के लोग उनका पीछा करते हुए मंदिर तक पहुंच चुके थे और हर कोने में उन्हें खोजने लगे। लेकिन जैसे ही वे भीतर बढ़े, मंदिर में मौजूद विशाल राक्षस का ध्यान उन पर चला गया। राक्षस ने इंसानों को देखकर उन्हें अपना भोजन समझ लिया और उन पर टूट पड़ा। युआनजा कबीले के लोग भी अचानक इस अनजाने दुश्मन से भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच भीषण संघर्ष शुरू हो गया और पूरे मंदिर में अफरा तफरी मच गई। शाओ युन ने तुरंत समझ लिया कि यही उनके बच निकलने का सबसे अच्छा अवसर है। वो हुआर गे को लेकर वहां से भाग निकला, लेकिन राक्षस ने जल्द ही उन्हें भी देख लिया और उनके पीछे अपने साथियों को लगा दिया। किसी तरह वे दोनों मंदिर से बाहर निकल आए। काफी दूर पहुंचने के बाद हुआर गे ने राहत की सांस ली, लेकिन शाओ युन जानता था कि खतरा अभी टला नहीं है। उसने अनुमान लगाया कि मंदिर में फंसे हुए लोग अधिक देर तक राक्षस को नहीं रोक पाएंगे और जल्द ही बाकी लुटेरे उनका पीछा फिर शुरू कर देंगे। इसलिए उसने कठिन निर्णय लिया। उसने हुआर गे से कहा कि दोनों अलग रास्तों से जाएंगे। हुआर गे इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी और उसने अकेले जाने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन शाओ युन ने समझाया कि अलग होने से उनके बचने की संभावना कहीं अधिक होगी। उसने उसे शुओफेंग शहर की सराय में पहुंचकर उसका इंतजार करने के लिए कहा और स्वयं दुश्मनों का ध्यान दूसरी दिशा में खींचने निकल पड़ा। भारी मन से हुआर गे उसकी बात मान गई और उससे सुरक्षित लौटने का वादा लेकर वहां से चली गई। दूसरी ओर शाओ युन का पीछा करते हुए युआनजा कबीले के लोग उसके बहुत करीब पहुंच गए। भागते समय उसका पैर अचानक एक गड्ढे में फंस गया और वो कुछ क्षणों के लिए रुक गया। पीछे से दुश्मनों की आवाजें लगातार पास आती जा रही थी। उन्होंने पूरे इलाके को घेर लिया और घोषणा कर दी कि जो भी उस लड़के को पकड़ कर लाएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। चारों ओर से घिरा हुआ शाओ युन समझ गया कि सीधी लड़ाई में इतने सारे दुश्मनों का सामना करना संभव नहीं है। उसने तुरंत कोई दूसरा उपाय खोजने का निश्चय किया। तभी उसने एक रहस्यमय स्थान के भीतर प्रवेश कर लिया। उसका पीछा करते हुए युआनजा कबीले के लोग भी अंदर पहुंचे, लेकिन अगले ही पल शाओ युन उनकी आंखों के सामने से रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। उसी समय पूरे क्षेत्र में एक अजीब चमकदार रोशनी फैल गई जिसने सभी को भ्रमित कर दिया। इसी अवसर का लाभ उठाकर शाओ युन अंधेरे का सहारा लेते हुए चुपचाप वहां से निकल गया। बच निकलने के बाद उसने राहत की सांस ली। हालांकि उसके कपड़े फिर से मिट्टी और धूल से भर चुके थे, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि आगे उसका सामना एक ऐसे प्राचीन शिंगलिंग से होने वाला है जो उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा। रहस्यमय स्थान से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे शाओ युन को अचानक एक गंभीर और वृद्ध स्वर सुनाई दिया। आवाज ने उसे टोका कि किसी के घर के सामने गड्ढा खोदना अच्छी बात नहीं होती। उस असाधारण ऊर्जा को महसूस करते ही शाओ युन सतर्क हो गया, लेकिन सामने प्रकट हुए बूढ़े शिंगलिंग ने उसे आश्वस्त किया कि वह उसका शत्रु नहीं है। उसने अपना नाम लाओ बान बताया और कहा कि वो कई वर्ष पहले मर चुका है तथा कभी प्रसिद्ध शुई जिंग का घनिष्ठ मित्र था। उसने शाओ युन से एक छोटा सा अनुरोध किया। उसने उसे एक चाबी सौंपी और कहा कि जब वो शुओफेंग शहर पहुंचे तो उसकी पुरानी धरोहर की जांच कर ले कि वो अब भी सुरक्षित है या नहीं।
स्वभाव से सावधान शाओ युन ने तुरंत उसकी बात पर भरोसा नहीं किया और पूछा कि वो कैसे मान ले कि सामने खड़ा ये प्राचीन शिंगलिंग कोई दुष्ट आत्मा नहीं है। बूढ़ा मुस्कुराया और उसे याद दिलाया कि स्वयं शाओ युन उसके घर के सामने गड्ढा खोद रहा था, इसलिए बिना कारण किसी पर शक करना उचित नहीं। अंततः शाओ युन उसकी बात मान गया और वचन दिया कि वह यह काम अवश्य करेगा। लाओ बान उससे प्रसन्न हुआ और विदा लेते समय उसे चेतावनी दी कि उसके पीछे बड़ी मुसीबत आने वाली है, इसलिए उसे तुरंत वहां से निकल जाना चाहिए। शाओ युन ने उसका आभार व्यक्त किया और मन ही मन निश्चय किया कि इस उपकार को कभी नहीं भूलेगा। आगे बढ़ते हुए शाओ युन के मन में शिंगलिंग की रहस्यमयी शक्तियों को लेकर अनेक प्रश्न उठने लगे। उसे याद आया कि हर शिंगलिंग अपनी शक्ति किसी विशेष वस्तु से जोड़ सकता है। तभी उसे अपनी पीतल की घंटी हुआंग झोंग का ध्यान आया। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसकी अपनी शिंगलिंग शक्ति भी उसी घंटी के भीतर छिपी हुई है। वो पहले भी इसका अनुमान लगा चुका था, लेकिन अब तक उसे नहीं पता था कि उस शक्ति का उपयोग कैसे किया जाए। वो अभी इस रहस्य को समझने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी युआनजा कबीले का शक्तिशाली मुखिया उसके सामने आ पहुंचा। उसने क्रोध से शाओ युन पर आरोप लगाया कि उसने उसके कबीले के लोगों की हत्या की है और अब बचकर नहीं जा सकता। शाओ युन ने बिना घबराए उसका सामना किया और स्पष्ट कर दिया कि वह भाग नहीं रहा, बल्कि स्वयं युद्ध करने के लिए तैयार है। दोनों के बीच भीषण संघर्ष शुरू हो गया। मुखिया का बल अत्यंत प्रचंड था, लेकिन शाओ युन ने भी पूरी शक्ति से उसका मुकाबला किया। युद्ध के दौरान अचानक उसकी चेतना जैसे किसी दूसरे लोक में पहुंच गई, जहां उसने अपनी पीतल की घंटी के ऊपर एक दिव्य ड्रैगन और एक विशाल वानर का अद्भुत रूप देखा। उसी क्षण उसे समझ में आया कि यही शिंगलिंग की वास्तविक शक्ति का स्वरूप है और इसी के माध्यम से उसकी असली क्षमता जागृत हो सकती है। इस अनुभूति के साथ उसने घंटी की शक्ति को नियंत्रित करना सीख लिया और उसकी मार्शल आर्ट्स पहले से कहीं अधिक प्रबल हो गई। ये परिवर्तन देखकर युआनजा कबीले का मुखिया भी स्तब्ध रह गया। उसने पहचान लिया कि शाओ युन जिस तकनीक का उपयोग कर रहा है वो शियान युआन यांगचीपियन की वास्तविक और गुप्त कला है, जिसे केवल उसके अपने कबीले के लोग जानते थे। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बाहरी व्यक्ति इस रहस्य तक कैसे पहुंच गया। लेकिन शाओ युन ने शांत आत्मविश्वास के साथ संकेत दिया कि ये तो उसकी नई शक्ति की केवल शुरुआत है और आगे उसकी वास्तविक क्षमता अभी दुनिया के सामने आना बाकी है। युआनजा कबीले के मुखिया के आश्चर्य और क्रोध के बीच शाओ युन पूरी तरह शांत बना रहा। अब उसे अपनी पीतल की घंटी में छिपी शिंगलिंग शक्ति का वास्तविक अनुभव हो चुका था। युद्ध के दौरान दिखाई दिए दिव्य ड्रैगन और विशाल वानर के दर्शन ने उसकी साधना को एक नई दिशा दे दी थी। उसे समझ आ गया कि उसकी शक्ति केवल बाहरी ऊर्जा तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके भीतर एक ऐसी विरासत छिपी है जिसकी असली क्षमता अभी जागृत होना शुरू हुई है। दूसरी ओर युआनजा कबीले का मुखिया इस बात से विचलित था कि उसके कबीले की सबसे गुप्त साधना कला शान युआन यांगची पियन का वास्तविक प्रयोग एक बाहरी लड़का कैसे कर सकता है। उसे यह एहसास होने लगा कि उसके सामने खड़ा साधारण दिखने वाला युवक भविष्य में एक अत्यंत खतरनाक प्रतिद्वंद्वी बन सकता है। इसी बीच शाओ युन के मन में एक के बाद एक कई रहस्य जुड़ने लगे। टोंग कबीले की लगातार साजिशें, 6 वर्ष पहले गांव की रहस्यमयी तबाही, कुनबो और अन्य शिंगलिंग का बलिदान, लाओ बान द्वारा सौंपी गई रहस्यमयी चाबी, पीतल की घंटी में छिपी शक्ति और अब इस प्राचीन साधना कला का रहस्य। पहुंचकर इन सभी पहेलियों का उत्तर अवश्य खोजेगा। वहीं दूसरी ओर हुआरगे पहले ही सराय की ओर निकल चुकी थी और शाओ युन के सुरक्षित पहुंचने की प्रतीक्षा कर रही थी। तो वह खुशी और राहत से बोली, ओह शी युआन, तुम आखिरकार आ गए। मुझे लगा तुम किसी मुसीबत में पड़ गए हो। शी युआन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हें चिंता हुई, उसके लिए माफी। मैं ठीक हूं और मुझे पता चला है कि मैं अब एक स्पिरिट मास्टर बन चुका हूं। ये सुनते ही वह उत्साहित होकर बोली, आह सच में, बहुत बढ़िया। अगर मास्टर येहू यहां होते तो वो बहुत खुश होते। शी युआन ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ वो निश्चित रूप से खुश होते। हुआ ने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या हुआ? आगे क्या हुआ? शी युआन ने बताया, मैंने कवच को सक्रिय किया और फिर एक विशाल ड्रैगन का साया दिखाई दिया। तभी हुआ ने आश्चर्य से कहा, ड्रैगन की आवाज? ऐसा लगा जैसे कोई ड्रैगन दहाड़ रहा हो। अचानक हुआ की नजर सामने गई और वो उत्साह से चिल्लाई, शी युआन देखो, ड्रैगन, सच में ड्रैगन है। शी युआन, क्या ये झुलंग टॉर्च ड्रैगन है? क्या ये ड्रैगन वैली का वही ड्रैगन है जो इंसानी रूप में बदल सकता है? शी युआन ने सामने मौजूद अद्भुत दृश्य को देखते हुए कहा, यही वह झुलंग ट्रेन है जिसका जिक्र पौराणिक कथाओं में है। हम आखिरकार इस पर सवार होने में कामयाब रहे। तभी लाउडस्पीकर पर उद्घोषणा गूंजी, पौराणिक कथाओं की ट्रेन में सवार होने वाले सभी यात्री कृपया जल्दी से अपनी सीट लें, झुलंग ट्रेन चलने वाली है। हुआ अब भी विस्मय में डूबी हुई बोली, शी युआन, क्या ये सच में एक ड्रैगन है? ये बहुत विशाल है। मैंने तो हुले के रूप में भी ड्रैगन देखा है। उनकी बातें सुनकर पास बैठे एक युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, कम देखने वाले अक्सर ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक काल्पनिक झुलंग है। तुम्हारे चेहरों को देखकर लगता है कि तुम दोनों पहली बार झुलंग ट्रेन पर बैठे हो। मेरा नाम ली मुगे है और मैं शुफांग से हूँ। शी युआन ने विनम्रता से अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम सु युआन है और ये हुआर गॉडेस है। सच में हम पहली बार बाहर निकले हैं। क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? भाई, ली मुगे मुस्कुराकर बोला, कहना ही क्या, मैं ली मुगे हूँ, शुफांग का रहने वाला हूँ। इसके बाद हुआ ने जिज्ञासा से पूछा, तुमने कहा कि हम कम देखने वाले लोग हैं, तो क्या तुम झुलंग ट्रेन के बारे में सब कुछ जानते हो? हुआ के सवाल पर ली मुगे आत्मविश्वास से मुस्कुराया और बोला, है, तुमने बिल्कुल सही इंसान से पूछा है। मैं झुलंग ट्रेन के बारे में सबसे ज्यादा जानता हूँ। शुफांग के रास्ते में कई पपेट घोस्ट छिपे होते हैं। वे मरे हुए स्पिरिट मास्टर्स के रूप हैं। केवल झुलंग की ऊर्जा ही उन्हें कुछ समय के लिए शांत रख सकती है। ये सुनकर हुआ थोड़ा घबरा गई और बोली, पपेट घोस्ट सुनने में ही कितना डरावना लगता है। ली मुगे ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, जब तक ये ब्राइट लैंप साथ है पपेट घोस्ट पास आने की हिम्मत नहीं करेंगे। और साथ ही हमारे साथ ट्रेन की सुरक्षा करने वाले स्पिरिट मास्टर्स भी हैं, इसलिए हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। हुआ ने हल्की उदासी के साथ कहा, काश मास्टर ये भी इसे देख पाते तो कितना अच्छा होता। इस पर शी युआन ने दृढ़ता से कहा, जब हम शुफांग शहर पहुंच जाएंगे और कोई सुरक्षित जगह ढूंढ लेंगे तो हम मास्टर और हुआचू विलेज के लोगों के लिए एक स्मारक बना देंगे। तभी ली मुगे ने शी युआन की ओर देखते हुए पूछा, भाई सु, तुम्हारी ऊर्जा को देखकर लगता है कि तुम भी एक स्पिरिट मास्टर हो, है ना? तुम शुफांग शहर किस काम से जा रहे हो? शी युआन ने उत्तर देना शुरू किया, ओह, मैंने अभी अभी अपने माइंड स्पिरिट मैजिक को जगाया है। शुफांग शहर जाने का मेरा मकसद। तभी अचानक उन पर हमला हो गया। अचानक हुए हमले से पूरा झुलंग ट्रेन का माहौल हिल गया। घबराकर हुआ चिल्लाई, या क्या हुआ? तभी बाहर से युआन की गूंजती हुई आवाज आई, मेरे सामने आओ लड़के, मुझे पता है तुम यहीं छिपे हो। शी युआन तुरंत समझ गया और गंभीर होकर बोला, वह यहाँ तक पहुंच गया। उसी समय ली मुगे आगे बढ़ा और गुस्से में गरजा, कायर कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झुलंग ट्रेन पर हमला करने की? आइस रॉक की शक्ति देखो। शी युआन ने तुरंत हुआ से कहा, तुम इस ब्राइट लैंप का ध्यान रखो, मैं उससे निपटता हूँ। हुआ ने चिंतित होकर उसे रोकना चाहा। शी युआन, वह बहुत शक्तिशाली है, तुम मत जाओ। लेकिन शी युआन आत्मविश्वास के साथ बोला, चिंता मत करो, मैं माइंड स्पिरिट मैजिक सीख चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। बाहर युआन क्रोध से भरा खड़ा था। उसने शी युआन को देखते ही कहा, लड़के, तुम बाहर आ ही गए। लड़के,
अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसी समय ली मुगे ने चेतावनी दी, भाई सू, अकेले उसका सामना मत करो। पपेट घोस्ट की तादाद बढ़ती जा रही है। लेकिन व्यूआन का क्रोध थमने वाला नहीं था। वो गरजते हुए बोला, दुष्ट लड़के, तुमने हमारे कबीले के इतने लोग मारा है, आज मैं तुम्हें अपने खून से इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। शीयुआन ने बिना डरे जवाब दिया, है, शुरुआत तुम्हारे लोगों ने ही की थी, जिन्होंने मेरा पीछा किया और मुझे घेर लिया। उनका मारा जाना उनके अपने कर्मों का फल था। इस पर व्यूआन और अधिक क्रोधित हो उठा और चिल्लाया, बहुत बकवास कर ली, अब मरो। दोनों के बीच भीषण टकराव शुरू हो गया। ये दृश्य देखकर ली मुगे मन ही मन हैरान रह गया। ये कैसी तलवार की शक्ति सोट की है। पपेट घोस्ट को ऐसे काट दिया जैसे वे कोई घास फूस हो। ये तो बहुत शक्तिशाली है। सुयुआन के घायल होते ही सोए घबराकर उससे पूछने लगा कि उसे क्या हुआ है। सोशियो ने भी उसे हिम्मत बंधाई और कहा कि पहले वे सभी वापस गाड़ी के डिब्बे में चलकर उसके घावों का इलाज करेंगे। सुयुआन ने सहमति जताई, लेकिन उसके मन में अभी भी कुछ देर पहले महसूस हुई रहस्यमयी तलवार की ऊर्जा घूम रही थी। गाड़ी में पहुंचने के बाद सोशियो ने उसे पानी दिया और सावधानी से धीरे धीरे पीने के लिए कहा, ताकि घाव पर दोबारा जोर न पड़े। सुयुआन ने उसका धन्यवाद किया। तभी सोशियो की नजर दूर दिखाई दे रहे विशाल नगर पर पड़ी। उसने आश्चर्य से कहा कि क्या वो सचमुच सुओफांग शहर है और वहां इतनी ऊंची ऊंची इमारतें आखिर कैसे हो सकती हैं। हुआरा ने बताया कि यह पूरा नगर लौवान संत द्वारा बनाया गया था। उन्होंने आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत करने की विशेष विधि से इन इमारतों का निर्माण किया था। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें संत की उपाधि दी गई और यही 10,000 फीट ऊंची इमारत पूरे टियानशी रिंग में अपनी तरह की अकेली इमारत मानी जाती है। यह सुनकर सुयुआन के मन में सवाल उठा कि लौवान नाम उसी बूढ़े व्यक्ति जैसा क्यों है जिसने जुआन युआन को चाबी दी थी। उसने निश्चय किया कि अवसर मिलने पर वो इस रहस्य का उत्तर अवश्य पूछेगा। इसके बाद सोशियो ने पूछा कि क्या वह चल पाएगा। सुयुआन ने विश्वास के साथ कहा कि वह स्वयं चल सकता है। रास्ते में चलते हुए सोशियो ने कहा कि अब वे सुख दुख के साथी बन चुके हैं और वो जानता है कि सुयुआन सुओफांग विद्या ग्रहण करने ही आया है। उसने उसके कौशल और साहस की प्रशंसा करते हुए याद दिलाया कि पिछले दिन का उसका मुकाबला देखकर उसका खून खौल उठा था। फिर उसने सुझाव दिया कि सुयुआन उनके वेंचांग कॉलेज में ही प्रवेश ले लें। इसी बीच हुआरा ने सबको जल्दी आगे बढ़ने के लिए कहा। रास्ते में फेरी वालों की आवाजें गूंज रही थीं, जो ताजे फल बेच रहे थे। आगे बढ़ते हुए हुआरा ने सामने फैले जिए हुई मैदान की ओर इशारा किया और बताया कि वहां मिलने वाली जिए हुई काले रंग की होती है और जल भी सकती है। विद्वानों का मानना है कि ये पिछली सदी का अवशेष है और आजकल इसे ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये देखकर सुयुआन ने मन ही मन महसूस किया कि इसकी चमक साधारण कोयले से बिल्कुल अलग है। तभी अचानक एक यात्री चीख उठा कि कोई दानव आ गया है और सब लोग जान बचाकर भागे। यात्री की चीख सुनते ही चारों ओर अफरा तफरी मच गई। हुआरा ने तुरंत पहचान लिया कि यह जिए हुई दानव है और हैरानी जताई कि वह अचानक अपनी गुफा से बाहर कैसे निकल आया। उसी समय सोशियो घबराकर सुयुआन को पुकारने लगा। हुआरा ने स्थिति संभालते हुए कहा कि इस जिए हुई दानव की शक्ति अत्यंत प्रबल है और साधारण आध्यात्मिक शक्तियां इसका सामना बिल्कुल नहीं कर सकती। उसने सुयुआन को आदेश दिया कि वह पहले हुआर भाई को ढूंढे, जबकि वह स्वयं युआनगोंग फॉर्मूला का प्रयोग करके दानव को उलझाए रखेगा। यह भयंकर हमला देखकर सुयुआन मन ही मन समझ गया कि दानव की ताकत बहुत अधिक है। उसने सोचा कि अब उसे फिर से तलवार की ऊर्जा का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन घायल होने के कारण वो केवल एक ही हाथ का उपयोग कर सकता है। फिर भी यदि वह तलवार की ऊर्जा का प्रयोग नहीं करता तो यह लड़ाई सीधे जीवन और मृत्यु का प्रश्न बन जाएगी। तभी अचानक दुआननिंग वहां पहुंचा और उसने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए मेल्ट तकनीक चला दी। उसके मन में पूरा विश्वास था कि टियाहुआ की शक्ति के सामने ये तुच्छ दानव अधिक देर टिक ही नहीं सकता। लेकिन अगले ही क्षण वह स्वयं आश्चर्यचकित रह गया। उसके सामने संत की जादुई शक्ति से उत्पन्न दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, जिसने दानव को रोक दिया। इसी दौरान तुमिंग की नजर जमीन पर गिरी एक वस्तु पर पड़ी। उसने उसे उठाकर सुयुआन से पूछा कि क्या यह वही चीज है जो अभी उसकी गिर गई थी। जैसे ही उसने उसे ध्यान से देखा, उसके चेहरे पर आश्चर्य छा गया। वह पहचान गया कि यह टियांडाओ टोकन है और तुरंत पूछ बैठा कि क्या छोटे स्वामी डोंगडू से आए हैं। उसके शब्द सुनकर आसपास के लोग भी हैरान रह गए और डोंगडू तथा टियांडाओ टोकन का नाम सुनकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। दूसरी ओर सुयुआन स्वयं भी उलझन में पड़ गया। उसके मन में याद आया कि यह टोकन तो उसे ड्रैगन वैली में मिला था और वो तो इसे शहर में बेचकर कुछ पैसे कमाने की सोच रहा था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस साधारण से दिखने वाले टोकन का इतना बड़ा महत्व क्यों है। तभी तुमिंग ने उसकी कुशलक्षेम पूछी। सुयुआन ने मुस्कुराकर कहा कि वो बिल्कुल ठीक है और चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद तुमिंग ने गंभीर स्वर में बताया कि डोंगडू की टियांडाओ अकादमी के लोग अब सुओफांग पहुंच चुके हैं। इसका अर्थ है कि धरती के शासकों की नजर निश्चित रूप से जिए हुई दानव की इस घटना पर है। यह सुनकर सोशियो भी आश्चर्य से टियांडाओ अकादमी का नाम दोहराने लगा। टियांडाओ अकादमी का नाम सुनते ही ओमितोफो आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा कि यदि भाई सुयुआन वास्तव में टियानशी रिंग से आए हैं तो उनका डोंगडू से क्या संबंध हो सकता है। इस पर तुमिंग ने आत्मविश्वास से कहा कि वे लोग क्या जानते हैं। उसके अनुसार इसे भेष बदलकर की जाने वाली गुप्त जांच कहते हैं। उसने बताया कि सुयुआन ने डोंगडू की प्रसिद्ध विद्या होंगलू शैनबियन का अभ्यास किया है, इसलिए उसका संबंध टियांडाओ अकादमी से होना स्वाभाविक है। लेकिन फिर उसने स्वयं भी हैरानी जताई कि केवल एक जिए हुई दानव के लिए डोंगडू के लोगों का यहाँ आना कुछ अजीब है। क्या वे लोग बेवजह इतनी परेशानी उठाकर यहाँ आए हैं। इस पर दूसरे व्यक्ति ने उसकी बात से सहमति जताते हुए कहा कि यदि ऐसा है तो निश्चित ही सुओफांग शहर में कोई और भी बड़ा रहस्य छिपा हुआ है और जल्द ही इस शहर का पूरा माहौल बदलने वाला है। यह सब सुनकर सोशियो ने सुयुआन से पूछा कि वे लोग आखिर कैसी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। सुयुआन ने शांत स्वर में कहा कि उसे भी पूरी सच्चाई नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर लगता है कि इन सबका संबंध इसी टियांडाओ टोकन से है। इसके बाद तुमिंग ने आदरपूर्वक सुयुआन को फिर निमंत्रण दिया कि चूंकि वह सुओफांग में विद्या ग्रहण करने आया है, इसलिए वेंचांग कॉलेज में ही प्रवेश ले ले। उसने भरोसा दिलाया कि अगले ही दिन वो उसके लिए पहचान का पूरा प्रबंध कर देगा और उसके बाद कोई भी उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन सोशियो ने तुरंत इस प्रस्ताव का विरोध किया। उसने साफ कहा कि वे कोई छोटे स्वामी नहीं है। यदि कॉलेज में प्रवेश लेना है तो परीक्षा पास करके ही लेंगे और यदि परीक्षा में सफल नहीं हुए तो वे बिल्कुल भी दाखिला नहीं लेंगे। सोशियो की यह बात सुनकर तुमिंग प्रसन्न हो गया। उसने कहा कि टियांडाओ अकादमी से आए लोगों से उसे ठीक ऐसी ही उम्मीद थी। यही सच्चा साहस और आत्मसम्मान है।
उसने घोषणा की कि अब से यहाँ कोई छोटा स्वामी नहीं होगा, बल्कि केवल विद्या की इच्छा रखने वाला एक साधारण छात्र होगा। ये सब सुनने के बाद सुयुआन के मन में एक नया संदेह पैदा हुआ। उसने सोचा कि अभी जो सारी बातें हुई हैं, कहीं गाड़ी के चालक ने उन्हें सुन तो नहीं लिया। वो मन ही मन सोचने लगा कि क्या उसे इस बारे में कुछ करना चाहिए। तभी तुमिंग ने उसकी चिंता समझ ली और मुस्कुराकर कहा कि यदि ड्राइवर ने सब कुछ सुन भी लिया हो तो वो आखिर कहाँ भाग सकता है। उसने स्पष्ट किया कि वेंचांग कॉलेज एक प्रतिष्ठित संस्थान है और किसी की आवाज दबाने के लिए उसकी जान लेना जैसा नीच काम कभी नहीं करेगा। फिर उसने सुयुआन से कहा कि कॉलेज के छात्रों को गलत न समझें, वे सब केवल न्यायप्रिय और उत्साही युवक हैं। इसके बाद उसने जिए हुई मैदान के उपद्रव को शांत करने के पुरस्कार के रूप में मिला तांबे का सिक्का सुयुआन को देते हुए कहा कि वह इसे अपने पास रख लें, क्योंकि इससे दवाइयां खरीदने में सुविधा होगी। तभी सुयुआन ने सहज भाव से पूछा कि क्या जिए हुई मैदान भी टोंग परिवार की ही संपत्ति है। तुमिंग ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि हाँ, यह वास्तव में टोंग परिवार के अधिकार में है। और फिर उसने पूछा कि क्या सुयुआन टोंग परिवार के बारे में कुछ जानता है। सुयुआन ने तुरंत बात टालते हुए कहा कि वो उनके बारे में कुछ विशेष नहीं जानता। उसने तो बस यूं ही पूछ लिया था। लेकिन तुमिंग के मन में अलग ही विचार चल रहे थे। उसे लगा कि छोटा स्वामी अवश्य ही टोंग परिवार की गुप्त जांच करना चाहता है। उसने मन ही मन सोचा कि टोंग परिवार की जड़ें सुओफांग शहर में बहुत गहराई तक फैली हुई हैं और उन्हें किसी भी हालत में कम करके नहीं आंकना चाहिए। कुछ देर बाद तुमिंग सभी को वेंचांग कॉलेज के मुख्य द्वार तक ले आया और गर्व से बताया कि यही उनका वेंचांग कॉलेज है। विशाल और भव्य भवन को देखकर सोशो प्रभावित तो हुआ, लेकिन उसने ये भी कहा कि यहाँ के लोग उसे कुछ अजीब से लग रहे हैं। तुमिंग ने तुरंत सेवकों को आदेश दिया कि दोनों छोटे स्वामियों को पूर्वी कक्ष में आराम करने के लिए ले जाया जाए। उनके लिए गर्म चाय और कोयले की अंगीठी तैयार की जाए तथा उनकी सेवा में किसी भी प्रकार की कमी न रहने पाए। फिर उसने स्वयं दोनों को साथ चलने के लिए कहा और बताया कि पूर्वी कक्ष में हवा का रुख सबसे अनुकूल रहता है और वही पूरे कॉलेज की सबसे गर्म जगह है। सुयुआन ने उसके आतिथ्य के लिए विनम्रतापूर्वक धन्यवाद दिया। तुमिंग के जाने के बाद सोशियो ने धीरे से कहा कि उन्होंने तो बिना पूछे ही सब कुछ तय कर लिया है। उसने मजाक में कहा कि यदि यह कॉलेज वास्तव में बहुत खराब निकला तो वे परीक्षा में जानबूझकर असफल हो जाएंगे और वहां से भाग निकलेंगे। सुयुआन ने शांत भाव से उत्तर दिया कि यदि यहाँ सीखने योग्य कुछ मिला तो वे रुकेंगे, अन्यथा चले जाएंगे। फिलहाल सबसे पहले स्थिति को समझना ही उचित होगा। उधर शुई जिंग की मुलाकात तुमिंग से हुई। उन्होंने पूछा कि वह इतनी जल्दी में कहां से लौट रहा है। तुमिंग ने उत्साहपूर्वक बताया कि उसने डोंगडू से आए दोनों स्वामियों को अच्छे से ठहरा दिया है। यह सुनकर शुई जिंग ने भौहें सिकोड़ ली और पूछा कि क्या वे वास्तव में डोंगडू के स्वामी हैं या फिर केवल बहरूपिये। तुमिंग ने विश्वास के साथ कहा कि उन्होंने स्पष्ट रूप से होंगलू शैनबिन विद्या का अभ्यास किया है, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन शुई जिंग ने उसकी बात काटते हुए समझाया कि केवल होंगलू शैनबिन जान लेने से कोई विशेष व्यक्ति नहीं बन जाता। उन्होंने बताया कि हाल ही में सुओफांग शहर में क्यू शुई जिंग नाम का एक व्यक्ति भी आया है जो यही विद्या सिखाता है और अनेक लोगों ने उससे यह तकनीक सीख ली है। इतना ही नहीं, ये अफवाह भी फैल रही है कि क्यू शुई जिंग स्वयं टियानडाओ अकादमी से आया है। यदि ये सच है तो फिर टियानडाओ अकादमी ने एक साथ दो लोगों को सुओफांग क्यों भेजा है? क्या उनमें से एक खुले रूप में काम कर रहा है और दूसरा गुप्त रूप से? शुई जिंग ने निष्कर्ष निकालते हुए कहा कि तुमिंग इस पूरे मामले में धोखा खा गया है। यह सुनकर तुमिंग घबरा गया और पूछ बैठा कि गुरुजी आखिर उनका क्या मतलब है। शुई जिंग ने गंभीर स्वर में कहा कि वह अभी बहुत अनुभवहीन है। उनके अनुसार यह भी संभव है कि उस लड़के ने जानबूझकर टियानडाओ टोकन दिखाया हो ताकि तुमिंग स्वयं उसके साथ इस जांच में शामिल हो जाए। तुमिंग को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? वह लड़का तो केवल 13-14 वर्ष का है, उसका दिमाग इतना चालाक कैसे हो सकता है? लेकिन शुई जिंग ने समझाया कि जो व्यक्ति टियानडाओ अकादमी में प्रवेश पा सकता है वो कभी साधारण नहीं हो सकता, इसलिए सुयुआन को बिल्कुल भी कम नहीं आंकना चाहिए। उन्होंने अंत में आदेश दिया कि वेंचांग कॉलेज को इस पूरे मामले में केवल शांत रहकर तमाशा देखना चाहिए और स्वयं किसी भी प्रकार से इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। कुछ समय बाद तुमिंग फिर से सुयुआन के पास पहुंचा और आदरपूर्वक बताया कि प्रधान गुरु ने स्वयं उसे उनका स्वागत करने के लिए भेजा है। उन्होंने यह संदेश भी दिया है कि वे टियानडाओ अकादमी के हर कदम में पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने आशा व्यक्त की है कि 3 दिन बाद होने वाली बड़ी परीक्षा में सुयुआन 3000 छात्रों को पीछे छोड़कर पहला स्थान प्राप्त करेगा और वेंचांग कॉलेज का नाम रोशन करेगा। यह सुनकर सुयुआन ने विनम्रता से कहा कि उसके हाथ में अभी चोट लगी हुई है, इसलिए संभव है कि वो अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन न कर सके। तुमिंग ने मन ही मन सोचा कि टूटा हुआ हाथ होने के बावजूद सुयुआन जिए हुई दानव को परास्त कर चुका है। यदि वह पूरी तरह स्वस्थ होता तो न जाने उसकी वास्तविक शक्ति कितनी भयानक होती। इसके बाद तुमिंग ने उसे आश्वासन दिया कि वह तुरंत वेंचांग कॉलेज के सबसे कुशल वैद्य को उसके उपचार के लिए भेजेगा। लेकिन सुयुआन ने उसे रोकते हुए कहा कि इतनी जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। वो सबसे पहले सुओफांग के आधिकारिक कॉलेज की बुनियादी युद्ध कलाओं को देखना चाहता है ताकि परीक्षा से पहले अच्छी तरह तैयारी कर सके। तुमिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी बात मान ली और कहा कि वह तुरंत इसका प्रबंध कर देगा तथा सुयुआन को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुमिंग के जाने के बाद सोशियो ने चिंता व्यक्त की कि वे वास्तव में कोई छोटे स्वामी नहीं है। यदि लोगों को उनकी असली पहचान का पता चल गया तो स्थिति बहुत कठिन हो जाएगी। इस पर सुयुआन ने शांतिपूर्वक समझाया कि सुओफांग शहर में उनका कोई सहारा नहीं है और वेंचांग कॉलेज के अलावा उनके पास रहने के लिए कोई दूसरी जगह भी नहीं है। उसने कहा कि भले ही ये सब एक गलतफहमी पर आधारित हो, फिर भी कम से कम उन्हें यहाँ रहकर युद्ध कलाएं सीखने और अपनी शक्ति बढ़ाने का अवसर मिल रहा है। इसलिए सच सामने आने से पहले जितना संभव हो सके उतना ज्ञान और अनुभव प्राप्त कर लेना ही सबसे बुद्धिमानी होगी। सोशियो ने फिर भी चिंता जताई कि 3000 छात्रों के बीच पहला स्थान प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही सुयुआन ने दृढ़ विश्वास के साथ घोषणा की कि चाहे सामने 3000 छात्र हों या 3000 शक्तिशाली ड्रैगन, वो उन सबको पीछे छोड़कर सबसे आगे निकलेगा। इसी दौरान दूसरी ओर एक शिष्य ने क्यू शुइजिंग से पूछा कि क्या टियानशीरिंग का वो लड़का वास्तव में इतना असाधारण है जिसके बारे में वो लगातार बात कर रहे हैं। क्यू शुइजिंग ने गंभीरता से उत्तर दिया कि उस लड़के का नाम सुयुआन है और उसकी प्रतिभा अत्यंत दुर्लभ है। उन्होंने कहा कि इतनी विलक्षण क्षमता वाला व्यक्ति बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसके शरीर में गंभीर समस्या भी है। शिष्य ने उत्सुक होकर पूछा कि ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान स्वयं गुरु भी नहीं कर पा रहे हैं। क्यू शुइजिंग ने बताया कि सुयुआन ने अभी तक अपनी बुनियादी नींव भी पूरी तरह मजबूत नहीं की है, फिर भी वो संत की जादुई शक्ति प्राप्त कर चुका है। उसकी समझ इतनी तेज है कि वो किसी भी विद्या को बहुत जल्दी सीख लेता है, किंतु सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि वो अपने शरीर में ची और रक्त काइंड ब्लड को एक स्थान पर केंद्रित नहीं कर पाता। क्यू शुइजिंग ने कहा कि वो इस रहस्य की गहराई से जांच करना चाहते थे।
लेकिन दूसरे महत्वपूर्ण कार्यों में व्यस्त रहने के कारण ऐसा नहीं कर सके। अब समय आ गया है कि वे फिर से टियानशिरिंग लौट कर देखें कि सुयुआन होंगलू शैनबियन के दूसरे चरण को पार कर पाया है या नहीं। दूसरी ओर सुयुआन अपने भीतर अटूट आत्मविश्वास के साथ एक ही संकल्प दोहरा रहा था कि आने वाली इस बड़ी परीक्षा में वो हर हाल में पहला स्थान प्राप्त करके रहेगा।